अब ये रही वेव ऑप्टिक्स के अंदर डेरिवेशन की लिस्ट। करीबन 14 डेरिवेशन मैंने चॉक डाउन किए हैं यहां पर। इसको मैं एक एक करके पढ़ूंगा नहीं, बल्कि करके दिखाऊंगा आपको। इसका मैं टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो कोई बच्चा अगर सारी चीज देखना चाहता है तो बड़ी अच्छी तरीके से देखे। मान लीजिए उसको ये देखना है छठा नंबर फ्रिंज विड्थ, कि फ्रिंज विड्थ इंटरफेरेंस पैटर्न में कैसे निकाली जाती है, तो टाइम स्टैम्प की मदद से वो आसानी से वहीं पे जाके वो डेरिवेशन देख के अपना काम क्लियर कर सकता है। साथ में आप देखेंगे इस वीडियो में ही नीचे चैप्टर्स भी बन जाएंगे जो मैं लगा दूंगा। आप अपनी उंगली को ले जाएंगे अलग अलग चैप्टर्स पे, देखेंगे सेगमेंट पर, तो अलग अलग डेरिवेशंस आपको दिखाई पड़ेंगे, वो भी आपके लिए बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। और पूरा अगर रिवाइज करना चाहते हैं, जो बच्चे अक्सर करते हैं, तो पूरा रिविजन तो आप करिए ही करिए। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। तो बच्चों करते हैं हम लोग डेरिवेशन। अब ये देखिए पहला डेरिवेशन है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के बेसिस पे रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमको मालूम ही है, एंगल I = एंगल R रहता है। और साथ में हम ये भी जानते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। इस बात को प्रूव करेंगे वेव थ्योरी के बेसिस पे। ये डायग्राम आता है, इसको मैं खुद बना रहा हूं आपके लिए, या कहिए तो मैं यहां भी आपको समझा सकता हूं। इसी बात का जिक्र कर लेता हूं चलिए, जिससे हमारा काम थोड़ी तेजी से हो। मैं बना देता हूं आपके लिए डायग्राम, वरना आपको शायद पकड़ने में दिक्कत आए। एनीवे, मैं यहां पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पकड़ता हूं, जिससे XY लिख देता हूं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन होने वाला है। एक रे है, एक रे का मतलब बहुत सारी रे होंगी, इस तरह से कुछ फॉल कर रही हैं। अब ये रे अगर इसी के पैरेलल में ऐसे रे बना दूं, यहां पर देखिए डायग्राम थोड़ा रफ रहेगा। अब ये पैरेलल रेज है, थोड़ी पैरेलल है नहीं, लेकिन समझिएगा पैरेलल है। अब जो वेव फ्रंट होता है, वो वेव फ्रंट यहां पर इसके परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट या प्रोपगेशन के। तो मैं वेव फ्रंट बनाता हूं, इंसिडेंट रे का जो प्लेन वेव फ्रंट बना रहा हूं, दिस इज द वेव फ्रंट। ये हमारा हो गया वेव फ्रंट, जो कि परपेंडिकुलर होता है जो प्रोपगेशन ऑफ द वेव है। बात समझ में आई। साथ में मैं इस एंगल को हटा रहा हूं, क्योंकि एक एंगल और बनाना पड़ेगा यहां पर, जिसे नॉर्मल का नाम मैं दूंगा। नॉर्मल तो ड्रा ही करना पड़ेगा। ये रहा साहब नॉर्मल, और नॉर्मल में ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये बात समझ में आती है। कुछ नाम भी दे देते हैं इसके, जैसे यहां पर अगर बात करें, इस वाले को बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं नॉर्मल, इसको बोल देते हैं B, और ये जो स्ट्राइक कर रहा है उसको बोल देते हैं C। अभी और जो आएंगे उनका भी जिक्र करेंगे। अब देखिए यहां पर ये जो B पॉइंट जब स्ट्राइक हुआ है, तो उस समय इस रे का A पॉइंट यहां था। जितने समय में A to C पहुंचा है रे, यानी टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम A to C, सपोज करिए टाइम T लगा है। इस A वाले पॉइंट को C तक पहुंचने में, रे को C तक पहुंचने में T वक्त लगा। उतने में ये जो B और A एक साथ पड़े थे, तो B वाला आगे बढ़ जाएगा। B वाला कितना आगे बढ़ेगा हमें मालूम है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो B वाला पोर्शन स्पीड होगी, स्पीड ऑफ लाइट C, और टाइम T। तो ये CT आगे बढ़ जाएगा। रे जब हिट करेगी, तो जितने समय में A to C पहुंचेगा, उतने में CT ये आगे बढ़ जाएगा। तो मैं CT यहां पर एक आगे बना देता हूं, यहां से लेते हुए ये रहा साहब CT। रिफ्लेक्शन के बाद समझिए CT आगे बढ़ गया इस तरीके से, और इसका आगे नाम दे देंगे। अब ये जो रे आगे गई है रिफ्लेक्शन के बाद, यहां पर हम लोग CT के बराबर आर्क लगाने वाले हैं, क्योंकि CT बड़ी है। तो जितने समय में A to C पहुंचा, उतने समय B से लेकर एक आर्क लगा दीजिए ऐसे, और इस आर्क में डिस्टेंस को मैं लिख दे रहा हूं D। ध्यान से देखिएगा। तो BD डिस्टेंस क्या है? BD डिस्टेंस हमारी CT के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये वेव यहां से जो वेव निकलेगी, सेकंड वेवलेट्स बनेंगे, वो स्फेरिकली सब बाहर बढ़ेंगे, और कितनी दूरी पर पहुंचेंगे, यहां पूरा आर्क लगाएंगे ऐसे भी, तो आप देखेंगे कि डिस्टेंस कितना आएगा, CT के बराबर। BD = CT। अब ये रे जो है, ये रे और इस पे पड़ने वाला वेव फ्रंट दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैं C से इस पॉइंट पर, या ये जो पॉइंट है, यहां से देखिए एक एनवेलप खींच देता हूं ऐसे।
अब क्योंकि ये टेंजेंट है यहां पर और ये 90 डिग्री है, तो ये आप देखिए क्या बन गया, नया वेव फ्रंट। और रेज जो यहां पड़ रही थी इसी के पैरेलल रेज ऐसे कुछ मोटे तौर पे मैं बना देता हूं, ये रे आगे निकल गई है। बात पकड़ में आई होगी। अब यहां पर देखिए, यहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया आर। ये कहानी बनी, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है अक्सर, ये आता है, ये एन था तो इसको भी मैं एन डैश कह देता हूं इस नॉर्मल के लिए। ये बात में यानी कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था, अगर मैं लिख दूं इंसिडेंट वेव फ्रंट हमारे लिए क्या था, वो था ए बी। और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए है सी डी। तो ये दोनों इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आप देख पाए होंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में जरा सा कुछ बातें हम देखते हैं, तो ज्योमेट्री लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वेव फ्रंट है तो दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वेव फ्रंट रे ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। आरएचएस क्राइटेरिया लग के कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, भी देखिएगा। साथ में ए टू सी जो चला है सी टी, वही बी टू डी चला है, मतलब इसको सी टी लिख दिया जाए, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम, ये भी बराबर हो गए। तीसरा देखिए, बी सी इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, ये बी सी हमारा कॉमन है। तो आप देख रहे हैं राइट हैंडेड ट्रायंगल था और दो साइड इसकी बराबर हो गई, तो ये बन गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गया तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी। देखिए ए बी सी बराबर हो गया डी बी सी के, ए बी सी और ट्रायंगल रहा डी बी सी ना लिख के डी सी बी लिख देना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये डी सी बी हो गया बेसिकली, जिससे कि वर्टेक्स भी साथ में बने रहे। ये रहा डी सी बी, ए बी सी और डी सी बी, ये कुछ बन गया ट्रायंगल। अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद सीपी सीटी से सारी चीजें होती हैं बराबर, उसके सारे पार्ट्स होते हैं बराबर। तो अब ध्यान दीजिए कौन कौन से पार्ट्स बराबर होने वाले हैं। यहां पर अगर ये एंगल आई था तो ये एंगल हो जाता कितना, 90 माइनस आई, और ये फिर से 90 है तो ये एंगल कितना होता बेटा, दिस एंगल इज अगेन आई। फिर से एक बार, ये एंगल आई है, ये पूरा यहां से यहां तक वेव फ्रंट में 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस आई, और यहां से लेके नीचे तक क्योंकि नॉर्मल है 90, तो ये 90 माइनस आई, तो दिस एंगल इज आई। बात समझ में आई। यहां पकड़ के चलो बेटा, दिस इज आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल दिस इज 90 माइनस आर, और ये पूरा है 90, तो ये कितना बचा हुआ पार्ट, ये कितना रहेगा, दिस इज आर। अब यहां पर ये आई और आर सीपी सीटी से देखिए बराबर हो गए। तो पहला लॉ आप ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, शायद कितना डायग्राम आपको दिख रहा हो मालूम नहीं, मेरे ख्याल से काफी बड़ा हो गया है, या और बड़ा कर दूं तो और ठीक है। ये देखिए, इस एंगलों का जिक्र कर रहे थे समझाने के लिए आपको कि यहां पर ये आई था तो ये एंगल 90 माइनस आई हो गया था, क्योंकि ये पूरा 90 था, और ये 90 माइनस आई, ये एंगल पूरा था 90, तो ये 90 माइनस आई घटाओगे तो ये बच जाएगा आई। इसी तरीके से आर, ये हो गया 90 माइनस आर, क्योंकि ये 90 है, और ये अगेन 90 है नीचे वाला, तो इसमें से आर में से 90 माइनस आर घटाओगे तो ये आर बच गया। इस समय आई और आर बराबर हो गए, तो ये आपको सीपीसीटीसी से बात बन जाती है आपकी। और पहला लॉ जो था रिफ्लेक्शन का, वो यहां पर साबित हो जाता है। आगे की बात करते हैं, दूसरे लॉ की बेटा बात की जाए तो दूसरे में आप जान ही रहे हैं कि जो एंगल जो इंसिडेंट, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं इधर, जिससे कोई चीज कटे ना, आपको दिखाई पड़े प्रॉपर। तो यहां पर बात कर दूं जाऊं तो इंसिडेंट रे
नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे क्या हैं? परपेंडिकुलर टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि क्या है? एक्स वाई। अभी तीनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये तीनों एक ही प्लेन में है, हेंस इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो जाता है, एंगल आई इज इक्वल टू आर। और ये दूसरी बात, इस तरीके से वेव थ्योरी के बेसिस पे ये प्रूव करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। चलते रिफ्रैक्शन को भी इसी तरीके से करते हैं। आइए बच्चों करते हैं अगला डेरिवेशन। वेव थ्योरी के बेसिस पे प्रूव करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आप जानते ही पहली बात तो वही रहती है, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, नॉर्मल आर इन द प्लेन। और दूसरी स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1 μ2। तो इस बात को हम प्रूव करने वाले हैं यहां पर। और देखिए ये डायग्राम किताबों में बना रहता है, इसी की मदद लेंगे। मैं एक फ्रेश डायग्राम बनाता हूं जिससे पूरी बात आपको अच्छे से पकड़ में आ जाए बेटा। तो यहां पर एक मैं लेता हूं, मीडियम लेने पड़ेंगे दो, तो ये मैं बनाता हूं और यहां लिख देता हूं मीडियम 1, जो कि मैं रेयरर मीडियम ट्रीट कर रहा हूं। ये मीडियम 1 हो गया। और इसको मैं डेंसर मीडियम ले लेता हूं कहने के लिए मीडियम 2। इस मीडियम 1 में स्पीड है लाइट की v1 और डेंसर वाले में स्पीड है लाइट की v2। इसको भी पकड़ लेता हूं, आगे जो जो बातें पढ़ेंगी उसका भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब यहां पर देखिए कोई रेज आ रही है, ये रेज पड़ी पैरेलल रेज, और ये दूसरी वाली मोटे तौर पर पैरेलल, कुछ ऐसे रेज पड़ती हैं। अब इसका नॉर्मल ड्रॉ, इसका वेव फ्रंट बनाने की बारी आई, तो वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर होता है, आपको मालूम है। यहां पे 90 डिग्री खींच देंगे, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है लाइट प्रोपोगेशन ऑफ द रे के। अब एक नॉर्मल भी खींचना आवश्यक होगा। ये मैंने एक नॉर्मल खींचा बेटा, दिस इज नॉर्मल, और ये रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इतनी बात समझ में आती है। ABCD लिखने की बारी आती है, तो मैं इसको कह देता हूं साहब A, नॉर्मल का N है, इसको कह देता हूं B, और ये जिस पॉइंट पर हिट कर रहा है इस पॉइंट को बोल देता हूं C। आगे देखते हैं क्या होने वाला है। इस नॉर्मल को थोड़ा नीचे से नीचे तक ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि सेकंड मीडियम में इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं क्या कहानी होने वाली है। अब आप देखिए जो पॉइंट B था, B पॉइंट C तक पहुंचेगा, उसमें सपोज करिए टाइम लगा T, टाइम T टेकन बाय वेव टू रीच फ्रॉम B to C इन मीडियम 1, है ना। इस तरह आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, कोई उसमें बहुत विशेष दिक्कत नहीं होती, प्रूविंग सही होनी चाहिए, भाषा वही जो कर रहे हैं लिख दो। तो B to C चले गए, इसमें लगा कितना समय? T समय लगा, ऐसे लिख देते हैं T। और डिस्टेंस यहां पर कितनी रहेगी? क्योंकि वेलोसिटी v1 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी v1t BC। तो इसको भी लिख लेते हैं, जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लेंगे, आप जान ही रहे हैं। ये हो गया BC इज इक्वल टू v1 इंटू 2, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बहुत सुंदर बात। अब देखिए मीडियम 2 में, दूसरा मीडियम है ना, इसमें v1 वेलोसिटी तो रहेगी नहीं, बदल जाएगी, v2 हो गई है। तो इसी टाइम t में ये कितना चलेगा डिस्टेंस? v2 इंटू t। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड in time t in second in medium 2, वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? वो डिस्टेंस हो जाएगी v2 इंटू टी, क्योंकि सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी v2 है, टाइम तो t ही लगा है। अब इस v2 इंटू टी को A को सेंटर मानते हुए हम लोग, ब्लैक कलर लेता हूं, v2 इंटू टी का एक स्फीयर एक सर्किल खींच देंगे, क्योंकि वेव फ्रंट तो चलेगा ऐसे ही। तो मैं ऐसे उठा के एक
एक सर्किल ऐसे खींच देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं तक खींच दीजिए, बात समझ में आ गई होगी। अब इस सर्किल पर, ये जो सर्किल है बहुत लंबा सा भी खींच सकते हैं, ज्योमेट्री कर रहा हूं, सी से आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो सी से अगर आपने टेंजेंट ऐसे बनाई तो ये कहीं यहां पर आके सपोज करिए मिलती है, तो ये यहां पे मिली। अब इसको यहां से आप ऐसे मिला दीजिए, अब ये हो गई रे रिफ्रैक्टेड और इसका नया वेव फ्रंट, ये रे रिफ्रैक्ट होके ऐसे निकल जाएगी और यहां से इसी के पैरेलल जो वेव फ्रंट बनेगा कुछ ऐसे बना देता हूं, ये हो जाएगा। इसका एक नाम दे देते हैं जिसको हम बोल देते हैं डी। तो CD इज द न्यू वेव फ्रंट इन मीडियम 2। कैसे बनाया? ए पर थे, ये जो रेडियस थी वो हो गई V2 इंटू टी, उतना आर खींच दीजिए। किसी पॉइंट से, किसी सर्किल, एक्सटीरियर पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये देखिए 90 डिग्री है और अंदर वाला भी 90 होगा क्योंकि ये नॉर्मल है। और इस रे को आगे बढ़ाइए, ये पॉइंट वेव फ्रंट मिल गया, इसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन इसके पैरेलल खींच दीजिए। ये कहानी हो गई, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। मैं एक बार लिख देता हूं कि हमारा जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था, इंसिडेंट वेव फ्रंट वो था हमारा AB, और जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट वो है बेटा CD, या AB लिखा है तो DC बोल दो। ये हमारी कहानी, ये दोनों वेव फ्रंट हम पहचान गए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में थोड़ा सा ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी जिससे हमारा काम हो जाए। खैर, अब आप जान चुके हैं कि ये अगर एंगल I है तो दिस एंगल इज 90 माइनस I, देन अगेन दिस एंगल इज I। इसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर ये R है, अगर ये R है तो दिस इज 90 माइनस R, तो दिस एंगल इज R। आराम से आप, मैं समझा भी रहा हूं, आप शांति से उसको कैलकुलेशन बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। R है ये 90 माइनस R, ये R क्योंकि ये 90 है, ये I 90 माइनस I तो ये I। अब इस ट्रायंगल में हम लोग लगा देंगे ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, वेव फ्रंट है ये, यहां पर मैं लगा देता हूं साइन I, कलर बदलना चाह रहा हूं तो यहां पर इस ट्रायंगल में लगा दिया साइन I। किस ट्रायंगल का जिक्र कर रहे हैं? ABC का। तो इन ट्रायंगल ABC में लगा रहे हैं साइन I। तो साइन I लगा दोगे तो साइन I लगाने पे परपेंडिकुलर क्या बना? BC बना, और हाइपोटेन्यूज क्या बना? AC बना। आप बात ये पकड़ पाए होंगे। अब इस बीच, अभी इसको लिखे रहने देते हैं, फिर लिखते हैं इन ट्रायंगल। अब इस दूसरे ट्रायंगल की बातचीत कर लो बेटा, ADC में, इसमें साइन R लगा लो। जब आप साइन R लगाएंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा AD अपॉन AC। बात समझ में आई है? अब थोड़ा सा इसको, चलिए मैं यही करता हूं, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो ये अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहां आ जाएगा साइन I अपॉन साइन R, और यहां पर लिखोगे BC अपॉन AC अपॉन AD अपॉन AC। अब यहां पर देख रहे हो ये AC गया कट, तो आ गया BC अपॉन AD। अब BC कितना था? BC था V1 इंटू टी, और AD कितना था? AD तो ये है, AD था V2 इंटू टी, दिस इज AD V2 इंटू टी। ये वैल्यू यहां पे रख दो, देखो V1 इंटू टी अपॉन V2 इंटू टी। थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड सेंटर में लेता हूं, ये वैल्यू हो गई। अब यहां पर टी कैंसिल होके V1 अपॉन V2 आ गया। तो देखिए प्रूफ हो गया ये, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, और यही वैल्यू हो जाएगी 1 μ2 जो कि एक कांस्टेंट है। 1 μ2 V1 अपॉन V2 एक रेशियो आ गया जो कि कांस्टेंट है। और ये क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि V1 अपॉन V2 जो स्पीड है लाइट की किसी मीडियम में वो तो बदल नहीं रही उस समय, तो V1 अपॉन V2 अपना कांस्टेंट बना रहेगा। कि IR कुछ भी चेंज करें, स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया। साथ में स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया, और दूसरी बात आप जान ही रहे हैं कि पूरी घटना जो हम लोगों ने घटाई है, ये यहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इस और नॉर्मल,
ये सारा एक ही प्लेन में चर्चा की गई है, तो ये एक ही प्लेन में है, रिफ्रैक्टेड सरफेस ये मीडियम लेते हुए, तो तीनों हमारा एक प्लेन में आ गया। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव हो जाता है। मैंने जितना बताया इतना आप लिख देंगे तो आपका 0.001% भी नंबर कट नहीं सकता है। इससे थोड़ा कम भी लिख देंगे तो पूरा मिल जाएगा। टॉपर्स की आंसर शीट देखिए, पूरा फील आता है। आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि यहां पर मेरा स्टेटमेंट में बिल्कुल एक एक लाइन लिखता चलूं। लिखिए लिखिए, बिल्कुल लिखना जरूरी है, लेकिन इसकी चिंता ना करिए कि एक लाइन मुझसे रह गई है। बशर्ते ये सारे लॉजिक डायग्राम सब बराबर होने चाहिए, नंबर पूरे मिलेंगे। आप टॉपर्स आंसर शीट निकाल लीजिए, पुराने बोर्ड्स में बोर्ड्स देता है, वहां से एनालाइज कीजिए, आपको दिख जाएगा। तो कोई रूथलेस मार्किंग नहीं होनी है, प्यार से होनी है। ये देखने की कोशिश है कि बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये प्रूव हो जाता है। अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, ये चलते हैं। तो बच्चों करते हैं अगला डेरिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है आपके बीच में। तो बात करें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी, यानी जब हमारा इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस, तो उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला हम निकालते हैं, एम्पलीट्यूड का भी निकालेंगे, आपको दिखाएंगे, और इंटेंसिटी का भी निकाल के दिखाएंगे कि कैसे निकलता है। तो बात शुरू करने से पहले थोड़ा कुछ आपको फील कराना पड़ेगा, जिससे आप समझ पाएं कि इंटरफेरेंस की कहानी क्या है। एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाता हूं, फिर उसको मैं थोड़ा सा नाटक करके आपको बताऊंगा सिचुएशन क्या है। तो देखिए, आपको मालूम है कि जब भी आपको इंटरफेरेंस कराना है, कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए, दो कोहेरेंट सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम हो, वो इंटरफेरेंस पैदा कर पाते हैं। ये आपने पढ़ रखा होगा। यहां पर एक हम लोग ले लेते हैं स्लिट, और इसी स्लिट से दो भागों में, मतलब इसको मैं सेंटर पोजीशन दूर तक बना देता हूं, यहां पर दो स्लिट्स और इससे बना लेते हैं जो हमारे दो कोहेरेंट सोर्सेस का काम करेंगी। ये S1 S2 हो गई, ये सोर्स स्लिट हो गई, और यहां कहीं हमारे पास आ जाता है स्क्रीन। दिस इज स्क्रीन। इस स्क्रीन पर यहां से सिलिंड्रिकल वेव्स निकलेंगी, और यहां पर ये जो सेंटर पॉइंट है वो यहां पर बनेगा मैक्सिमा। भी मैं दिखाऊंगा कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। और यहां से जो वेव्स निकल रही हैं, मैं वेव ज्यादा नहीं बना रहा हूं, सिलिंड्रिकल वेव निकलेंगी कुछ इस तरह से। आप देखिए, इस तरीके से यहां फॉल करेंगी तो ऐसे सिलिंड्रिकल वेव्स ऐसे निकलेंगी, ऐसे, और ये आगे बढ़ती चली जाएंगी। ज्यादा बनाऊंगा तो बहुत भसड़ मच जाएगी, इसलिए रोक के चल रहा हूं। अब इस बात को फील कराने के लिए मैं थोड़ा सा नाटक करता हूं और आपको दिखाता हूं, कई बच्चे समझ पाएं। इसलिए ये जो स्लिट होती है बेटा, ये सिलिंड्रिकल इन शेप है। मतलब कई बच्चे सोचते हैं कि उसमें छेद कर दिया गया है। तो सपोज करिए ये एक हमारा कार्डबोर्ड है, ये समझ लीजिए कार्डबोर्ड है, और स्लिट जो काटी गई है ना, वो ऐसे काटी जाती। मैं थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूं, शायद आपको दिखा पाऊं। ये बड़ी मैंने काट दी है, ऐसे काटी जाती है, ऐसे समझ लीजिए। ये आपको दिख पा रही होगी, ये स्लिट है, देख पा रहे? ये मैंने रेक्टेंगुलर शेप में काटा है, ये देखिए ऐसे ऐसे काट दिया है, देख पा रहे हैं? ये तो ये इस तरीके से रखी है। यहां पे सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, तो ये स्लिट ऐसे है, बेड़ी बेड़ी, और इसी के सामने जो ये दो वाली हैं वो भी ऐसे लगी हैं। तो यहां पर इसको छेद कैसा समझना है, ऐसे कटा हुआ, दैट इज द स्लिट। क्यों ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि इससे बहुत कुछ आप समझ पाएंगे। अब इसके आगे एक और लगा जहां पे दो ऐसे छेद है स्लिट, तो यहां पर जब रोशनी पड़ेगी तो यहां पर जो शेप होगा, आपको दिख ऐसे रहा है, इसलिए ऐसे दिख रहा है साइड से। यहां पर सिलिंड्रिकल शेप में वेवलेट्स निकलेंगी, वेव फ्रंट्स बनेगी सेकेंडरी वाली, जो सिलिंड्रिकल शेप में है। सिलिंड्रिकल शेप समझते हैं ना? बिल्कुल समझते हैं। ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे, मतलब ये आधी ये तो पूरी ऐसे ऐसे निकलेगी। तो इसको गोला ऐसे नहीं मानना है, ऐसे मानना है। और देखिए क्या घटना घटेगी जब यहां पर आप स्क्रीन लगाएंगे। यहां पर ये समझिए स्क्रीन है, जब आप इस पे स्क्रीन लगाएंगे तो यहां पर जो पैटर्न बनेंगे वो भी पट्टी नुमा ऐसे बनेंगे। पट्टी का मतलब है जो स्क्रीन पर जो पैटर्न आएंगे वो बेड़े बेड़े आएंगे। तो ऐसे नहीं समझना है। अभी जो सिचुएशन बनी है, कैसे आएंगे? मतलब काला सफेद जैसा भी है, एक ग्रेजुअली डार्क होता जाएगा, ग्रेजुअली ब्राइट होता जाएगा। मेरी बात पकड़ पा रहे होंगे। तो जब भी हम मेजर करेंगे कि डार्क फ्रिंज कहां है, ये लगाने में इसके सेंटर से ऐसे देखेंगे, कितनी दूर है भैया, कितनी दूर है भैया। समझ गए? बेसिकली कहानी क्या, ये ऐसी है। तो ये समझने की जरूरत थी, ये समझना चाहिए, तो आपको बहुत कुछ इसमें दिखने लगता है। खैर,
ये बात आप समझ पाए होंगे। अब O पर तो मैक्सिमम बनती, क्योंकि पाथ डिफरेंस कुछ नहीं होता, वो सब तो बात की बातें हैं। अभी हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं कि जब ये पैटर्न बना तो यहां पर हम किस तरह की इंटेंसिटी देखते हैं। ये सेंटर है तो सेंटर पे मिलती है ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट को मैं एक खाली रेक्टेंगुलर पट्टी बना रहा हूं, चमकदार। फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे यहां कहीं पर दूसरे पॉइंट P1 पे कह दीजिए, इसके बाजू में, तो यहां पे डार्क फ्रिंज मिल जाएगी, काली पट्टी ऐसे। फिर इसके बाद मिलेगी ब्राइट पक्की ब्राइट वाली, ये समझ लीजिए P2 है। अब यहां पे फिर मिल गई ब्राइट, ऐसे अल्टरनेटिवली स्लिट्स मिलेंगी। यहां की बात कर लीजिए नीचे की, तो उसको P1 डैश कह देते हैं। ये ब्राइट थी तो अब एक डार्क मिल जाएगी ऐसे। फिर इसके बाद दूसरी मिलेगी ब्राइट। इस तरीके से फ्रिंजेस आती जाएंगी। तो यहां पर जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, ये वेव्स एक दूसरे को मार दे रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जहां लाइट बढ़ जा रही है इंटेंसिटी, वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। वो सब भी बात देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कि इंटेंसिटी कहां कहां कैसे कैसे हमारे हाथ लग रही है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब यहां से जो S1 S2 से जो वेव्स निकल रही हैं उसको हम दो वेव कंसीडर कर लेते हैं। y1 ले लेते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच अपना रहे हैं, a1 साइन ओमेगा t, ये एक वेव की इक्वेशन मैंने लिख दी। इसी तरीके से आप बेटा y2 की बात करें तो लिख देता हूं a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। आपको मालूम ही है कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनने, फ्रिंजेस बनने के लिए या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या ना ही हो। तो मैं यहां पे कांस्टेंट फेज डिफरेंस 5 पकड़ के चल रहा हूं। a1 a2 इनके एम्पलीट्यूड से, और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ओमेगा तो सेम रखना ही पड़ेगा। बात पकड़ में आई होगी। अब मैं यहां पे सुपरपोजिशन करा दूंगा, मतलब y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 लिखने वाला हूं। ये आप जानते ही हैं, लिख दीजिए बड़े प्रेम से। तो y लिखा, y1 की जगह लिखा a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। कुछ नहीं करना, बहुत सरल सी बातें होती हैं। अब आगे लिखते हैं y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, और साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। कुछ नहीं किया है, ये आपने ब्रैकेट लगा मारा। अब मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई कर दिया a2 कॉस 5 साइन ओमेगा टी प्लस आगे बढ़ जाते हैं a2 साइन 5 कॉस ओमेगा टी। ये देखिए मल्टीप्लाई करके लिख लिया। एक कदम और आगे चलेंगे बेटा वर्किंग करते हुए। यहां पर लिखिए y, और इन दोनों में से देखिए कॉमन टर्म क्या है, तो आप दे पा रहे हैं कि साइन ओमेगा टी है। तो अगर आप साइन ओमेगा टी कॉमन ले लें तो a1 a2 cos 5 साइन ओमेगा टी, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। और दूसरा वाला टर्म तो आपको दिख ही रहा है, जो है a2 साइन 5 cos ओमेगा टी। ये अब यहां पर थोड़ा मैं सब्स्टिट्यूशन या लेट करने वाली बात करूंगा। आप लेट कर लें यहां पर a1 प्लस a2 cos 5 को आप मान सकते हैं a cos 5 cos थीटा, कोई वैल्यू मान लीजिए, इसके बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से a2 साइन 5 को आप मान लीजिए b साइन थीटा, तो a cos थीटा और b साइन थीटा माना जा सकता है। अब देखिए अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं इन दोनों में, इसे आप ये वैल्यू और ये वैल्यू इसके अंदर डाल रहा हूं, तो ये देखिए क्या बन जाने वाली है, ये y लिखा और इसको लिख दिया हम लोगों ने a cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन 5 की जगह b साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ये देखिए ये वैल्यू यहां पर ये b नहीं लीजिए, a लीजिए, ये b लेंगे तो अलग ही हो जाएगा। ये यहां पर मुझे a ही लेना चाहिए। इसको कह दीजिए a cos थीटा और इसको कह दीजिए a साइन थीटा। अब ये वैल्यू आराम से बराबर की जा सकती हैं और यहां पर आप वैल्यू लिख दो, दिस इज a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब यहां पर आप कॉमन, ये a कॉमन ले लो, तो देखिए वैल्यू क्या बनी, इसको लिख सकते हो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन
थीटा। अब ये देखिए साइन का ही फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसको लिखा जा सकता है साइन ए प्लस बी। अब ये इक्वेशन भी आप देखें तो ये सेम साइनसोइडल वेरिंग वेव इक्वेशन है, और इस वेव इक्वेशन का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो है वो कैपिटल ए के बराबर है, और फेज डिफरेंस जो फाई था, फाई है ओमेगा टी, तो सेम निकल के आया है। अब हमें अगर एम्पलीट्यूड ए फाइंड करना है, भाई ए एम्पलीट्यूड है जो रिजल्टेंट वेव है, तो वो उसका ए यहां से फाइंड किया जा सकता है। कैसे? मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 2 अगर बोल दूं, स्क्वायर करके ऐड कर दे रहा हूं, तो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ऊपर का स्क्वायर करोगे तो a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये मैंने स्क्वायर करके इनको ऐड कर दिया। अब इसको एक कदम और आगे ले जाते हैं, बहुत ही सरल। यहां से a स्क्वायर ले लो कॉमन, तो वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे ओपन कर दो तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये वैल्यू आ गई। यहां पर ये 1 हो जाएगा, दिस इज a स्क्वायर। यहां पर देखिए इस वाले टर्म को, कलर बदल लेता हूं, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ मिला लीजिए, तो a2 स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई होगा, जो कि 1 हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हो a1 स्क्वायर, इन दोनों को मिला के लिख सकते हो a2 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 2a1 a2 कॉस फाई। ये बड़ा कीमती फॉर्मूला या पहला प्रूफ है जो एम्पलीट्यूड के सेंस में आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जानते ही हैं, ये आपने प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद एक और सिचुएशन देखिए कि आप वेव थ्योरी में पढ़ते क्या है कि वेव में इंटेंसिटी ऑफ लाइट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यानी मैं आसानी से कह सकता हूं I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, I1 के लिए कह सकता हूं के A1 स्क्वायर, और I2 के लिए कह सकता हूं के A2 स्क्वायर, क्योंकि हमारा वेव थ्योरी में इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा हम लोग, और यहां पर वैल्यू लिखेंगे तो इसकी जगह लिख सकते हो के ए स्क्वायर, भाई के से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, तो इसको लिखोगे के स्क्वायर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2, ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए A1 लिखा है ना, तो अभी तो मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई मारा है मैंने, k से मारा, तो k से ही मल्टीप्लाई कीजिए, 2k a1 a2 cos फाई। ठीक है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए k स्क्वायर लिखा है तो इसकी जगह i लिख दो, k a1 स्क्वायर लिखा है तो इसकी जगह i1 लिख दो, इसकी जगह बेटा i2 लिख दो। 2 लिखा। अब यहां पर इसको लिखने से पहले मैं क्या करूंगा, अंडरलूड लगा देता हूं और पहले को लिख देता हूं इसको k a1 स्क्वायर इंटू k a2 स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, बहुत सरल, आप सीधे भी रख सकते हैं। रूट भाई ये वैल्यू रखनी थी इसलिए लिख दिया, आप चाहते तो यहीं रख देते, इसको k a1 स्क्वायर और k a2 स्क्वायर लिख दो, तो k स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये हो गया i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2, और k a1 स्क्वायर क्या है, i1 है, तो ये हो गया साहब i1 i2 cos फाई। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे हाथ लग जाता है, और ये ही हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, यही हमको निकालना था जो हम लोगों ने निकाला था। यहां पर जो टर्म होता है, ये टर्म यानी 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाई, cos फाई की जो बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस टर्म, क्योंकि बाकी तो साहब i1 i2 तो कांस्टेंट है, वो थोड़ी बदल रहा है, ये टर्म बदलेगा ड्यू टू फाई।
फाई बदलने से। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है बेटा, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, 2√i1i2 cos फाई करके। देखिए जो वैल्यू थी यहां पर आप आए, हमें प्रूफ क्या करना था बेटा, एक बार आपको याद दिला देता हूं या दर्शन करा दूं, बाकी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ऊपर था ये, यहां से शुरू हुए थे हम लोग को जो चीजें प्रूफ करनी थी बेटा, वो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट थी, एम्पलीट्यूड दिखाना था, आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर के होता है, इसे इंटेंसिटी का फॉर्मूला लाना था, और साथ में ये इंटरफ्रेंस टर्म लाना था। तो इसको देखते हुए मैं किनारे हट जाऊं, जैसे आप पूरी बात, कई बच्चे लिखते हैं कि सर स्क्रीनशॉट या दोबारा देखने का मौका मिल जाया करे तो बढ़िया है, तो ये मैं रोक देता हूं। पहले यहां पर हमने बातें समझाई, 2 इक्वेशन लिया और 2 इक्वेशन का मैथमेटिकल अप्रोच लेके चले। आगे बात करते हैं बेटा, इसके और ऊपर ले जाता हूं, तो ये कैलकुलेशन है, सब मैथमेटिकल अप्रोच, जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको फिर मैं ऊपर लेके जाता हूं बेटा, और ये रिजल्टेंट वेव आती है, इसके बाद के कैलकुलेशन है बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और फिर मैं इसको अगर लेके जाऊं ऊपर, तो ये यहां पर हम लोग फाइनली जो चीज लानी थी उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे या पढ़ सकते हैं। इस तरीके से इसको देखिए प्रूफ किया जा सकता है, बहुत आसान है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब चलेंगे अगली वाली बारी के लिए, जहां बातचीत ये की जाती है कि ये जो टर्म है इसमें हमारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे आने वाला है। इस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझने के लिए मैं इंटेंसिटी का ही यूज करने वाला हूं। हमारे पास में जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था वो था I1 प्लस I2, अभी आपने देखा था 2√I1I2 cos फाई, यानी इंटेंसिटी हमारी इस फाई पर डिपेंड कर रही है। जहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, हमें मालूम है कि जो कंस्ट्रक्टिव, जहां ब्राइट फ्रिंज मिलती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर हमारा क्या होगा, इंटेंसिटी आई मैक्स होनी चाहिए, ब्राइट मिलेगी ना, तो आई मैक्स होने के लिए ये टर्म हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि I1 I2 तो बदल नहीं रहे हैं। तो cos फाई मस्ट बी मैक्सिमम, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू बेटा क्या होती है, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। हम सब जानते हैं +1 से बड़ा ये नहीं होता। अगर cos फाई +1 है तो फाई क्या क्या वैल्यू लेगा, एक तो 0 पे आता है, ये 2 पाई, 4 पाई, और इसीलिए 6 पाई, और ऐसे ऐसे करते हुए आप बढ़ सकते हैं। तो जो फाई, जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, वो अगर फाई हमारा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इस तरीके से बढ़ता चला जावे, तो हमारी बात समझ में आएगी कि इतनी वैल्यू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब इसी को इन जनरल अगर लिखना हो हमको, ये तो हो गया फाई के मामले में। फेज एंगल है ये क्या है, दिस इज फेज एंगल। इसी की चर्चा 2 तरीके से की जाती है, एक पाथ डिफरेंस के फॉर्म में भी की जाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथ डिफरेंस, आपको मालूम है जो फेज और पाथ में रिलेशन होता है, जब वेव आगे बढ़ती हैं 2 पाई एंगल तक जाती हैं और ये लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, तो जो रिलेशनशिप होती है वो अगर फेज हमारा 2 पाई है तो पाथ हमारा लैम्डा होता है। इस बात को हम लोग पहचानते भी हैं। अब यहां से अगर हमें फेज दिया और पाथ निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, पाथ के लिए लैम्डा, पाथ लगता है 2 पाई लगता है लैम्डा के लिए, तो थीटा अगर हमारा या फाई कुछ होगा तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, ये हमारा पाथ डिफरेंस आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो यहां पाथ डिफरेंस पी लगा दो, तो थीटा की जगह लिख दोगे 0 पहले, तो ये पी आ जाएगा कितना, पहले 0। बात समझ पा रहे हो ना, ये फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए, आप कभी भी बना सकते हैं इसको। 2 पाई लिखोगे तो 2 पाई कट जाएगा, क्या आ जाएगा, लैम्डा। 4 पाई, अब आप समझ रहे हैं 2 पाई में लैम्डा, तो 4 पाई में 2 लैम्डा, 6 पाई में 3 लैम्डा, एंड सो ऑन। ये फेज एंगल वाली बात और पाथ डिफरेंस वाली बात दोनों आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब यहां पर बुक में लिखा रहता है कि इसको हम लिख सकते हैं साहब एन लैम्डा की तरह, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मनाही नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं जो याद रखने में मदद करता है। मैं इसको लिखना चाहता हूं, इस पाथ डिफरेंस को समझाने के लिए, 2n इंटू लैम्डा बाई 2।
ऐसे याद रखता हूं मैं, इवन है ये नंबर 2n देखिए, और लेमडा बाई 2, क्यों? क्योंकि मैंने क्या याद कर रखा है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, कि जब सिचुएशंस ऑड होती हैं तो डिफीट होती है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर लेमडा बाई 2, जो खुद ही एक ऑड नंबर सा दिखता है लेमडा बाई 2, उसका मल्टीपल अगर ऑड नंबर है तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अगर उस लेमडा बाई 2 का साथी इवन नंबर है तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ऐसे मैंने याद कर रखा है और मुझसे कभी गलती नहीं होती। तो ये हो गया लेमडा बाई 2 का 2n, और लेमडा बाई 2 के कॉन्टेक्स्ट में यहां कितना आता है? लेमडा बाई 2 के कॉन्टेक्स्ट में पाई आता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इस याद करना कितना सरल हो जाता है, ये मुझे पसंद है, और अगर आप चाहें तो आप भी इस लॉजिक को अपना सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना भाई? जब हमारा ऑड सिचुएशन होता है तो डिस्ट्रक्शन है, जब हमारा इवन होता है, ऐसी फीलिंग है, ऐसा हम लोग पले बढ़े हैं इस फॉर्म को सोचते हुए, जब हमारा इवन सिचुएशन है तो विनर के रूप में निकलते हैं। तो लेमडा बाई 2 जो कि खुद एक ऑड है, उसका साथी जब ऑड होगा महाभारत स्टाइल तो डिफीट, अब जब इवन होगा तो कंस्ट्रक्टिव, और इसी लेमडा बाई 2 के सेंस में पार्ट डिफरेंस आता है पाई, इसका भी साथी 2 पाई, 2n मतलब इवन नंबर, खेल खत्म हो गया, कंस्ट्रक्टिव। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो भी कर लेनी चाहिए हमको। इसी के नीचे मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करता हूं। अब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आप जानते ही हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सिंपल मतलब हो जाएगा आई मिनिमम। हमको इंटेंसिटी चाहिए मिनिमम। इंटेंसिटी थी हमारे पास रिजल्टेंट, ये वैल्यू हुआ करती थी जो हम लोगों ने अभी डराइव किया है cos फाई। ये वैल्यू मिनिमम कब होगी बेटा? ये मिनिमम तब होगी जब cos फाई मिनिमम हो। तो cos फाई मिनिमम होना चाहिए। cos फाई मिनिमम होने का मतलब उसकी वैल्यू -1 के बराबर होनी चाहिए। -1 कब कब वैल्यू लेगा? तो आप जानते हैं फाई की वैल्यू कितनी पाई पर होती है, -1 3 पाई पर होती है, 5 पाई पर होती है, और इसी तरीके से बढ़ते चले जाइए। पाथ डिफरेंस की बात करें, अब ये तो ये फेज डिफरेंस था, फेज डिफरेंस, और ये अगर मैं पाथ की बात करूं बेटा, तो पाथ डिफरेंस में क्या होगा? पी जिससे नॉर्मली लिखते हैं, पाई के कॉन्टेक्स्ट में आप सोचिए तो लेमडा बाई 2 हुआ करता है, उसमें कोई, अब ध्यान लगाइए, 2 पाई के लिए लेमडा, तो पाई के लिए लेमडा बाई 2, और फिर ये पाई के लिए तो ये हो गया 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा। भाई पाई के लिए लेमडा था तो 3 लेमडा बाई 2, पाई के लिए लेमडा 5 लेमडा बाई 2, और खटाखट लिखते चले गए। याद करने का वही चक्कर जो मैंने बताया, जो मैं याद रखता हूं, और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो गलती नहीं होगी, मुझसे आज तक ना हुई। ये कहानी है। अब ऑड का साथी ऑड है तो डिफीट, तो इसका ऑड मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा इसको, तो इसका ऑड साथी को लिख सकते हैं 2n-1 इंटू लेमडा बाई ऑड नंबर है, और n की वैल्यू कहां से शुरू करा दीजिए? 1 2 3 4, तो 1 से स्टार्ट कराएंगे, तो ये 1 रखोगे तो लेमडा बाई 2, 2 रखोगे तो 3 लेमडा बाई 2, और यही ऑड नंबर इसका है। तो 2n-1 की कहानी किससे शुरू करा देनी है? पाई से, क्योंकि लेमडा बाई 2 का भाई पाई है उस कॉन्टेक्स्ट में, और n की वैल्यू 1 2 3 4। तो इस तरीके से अगर आप ये पकड़ के चलते हैं तो याद करने में बड़ी सुविधा रहती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जितना अपने आप को छोटी छोटी चीजों से लिंक करेंगे मजा आता जाएगा। इस तरीके से देखिए बात हो गई क्लियर कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये कहानी पाथ फॉर्म में या फेज फॉर्म में, और कंस्ट्रक्टिव के लिए ऊपर वाली। फिर से एक बार दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले पाए आप? जैसा कई बच्चे कमेंट करके बता रहे थे कि सर स्क्रीनशॉट देने का मौका दिया करिए, तो ये साहब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में हट गया स्क्रीन से, आप स्क्रीनशॉट ले लें। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप समझ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, और यहां पर आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या एंगल वेंगल होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर बात हमारी आ गई साहब किसकी? ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो इसको थोड़ा और मैं ऐसे कर दूं तो पूरा एक बार में ही शायद आ जाएगा आपके पास। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लिए, डिस्ट्रक्टिव की बात हो गई। बहुत ही सरल आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले डेरिवेशन पे चलते हैं, ये चलते हैं। तो बच्चों अगले डेरिवेशन पे आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और काम का है। देखिए अब हम इस थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में हम करना क्या चाहते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारी स्क्रीन थी, ये आप समझ रहे ना, सोर्स 1 S1 S2
इंटरफ्रेंस हो रहा है। इस स्क्रीन पर, रुक जाओ भाई, इस स्क्रीन पर मैं रेड कलर ले लूं, इस स्क्रीन पर इसके सेंट्रल बाइट जो O था, सेंट्रल पॉइंट से किसी x दूरी पर आपका जो P पॉइंट है वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क बनेगी, आप ये जानना चाहते हैं। भाई कोई स्क्रीन लगी हुई है, आपका मन करके यहां बताओ कि यहां डार्क है ब्राइट है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। इसी बात की चर्चा इसमें करेंगे। तो हम लोग थ्योरी ऑफ इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस, पाथ डिफरेंस वगैरह सब निकालेंगे, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस यानी एक्स कितनी दूर पर ब्राइट मिल रही है और कहां पर डार्क मिल रही है, ये दोनों बात समझेंगे। तो मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, बात आप पकड़ पाए होंगे कि क्या करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, तभी चीजें समझ में आएंगी वरना आएंगी नहीं। खैर, ये मैंने एक सोर्स बनाया, थोड़ा सा बड़ा सोर्स बना रहा हूं जिससे कि आप बातों को अच्छे से, ये स्क्रीन हो गई। यहां पर मैं S1 S2 दो स्लिट वाला, ये बराबर है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से बराबर नहीं बना है, ये तो पूरी लाइन ही उड़ेगी लगता है। और मैं अगर इसको ऐसे दिखाने की कोशिश करूं, शायद ये बराबर लग रहा है। इसे मैं सोर्स कह देता हूं, ये S1 है, ये S2 है, ठीक है। अब यहां पर ये जो स्लिट के बीच का गैप है, ये गैप टोटल D है और इसको मैं दो टुकड़ों में बांटूंगा, D/2 में। खैर, ये पॉइंट मैं O लेता हूं, यहां से एक ऐसे ही डैश डैश लेके जाता हूं जिसको मैं नाम दे देता हूं A, और यहां से डैश डैश लेके जाता हूं जिसको नाम दे देता हूं B। ये हमारी डिस्टेंस है D/2, ये डिस्टेंस है D/2। टोटल स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस थी D, यहां से D/2, यहां से D/2, आधा आधा डिवाइड हो गया। आपको कलर बदल लेते हैं, किसी पॉइंट P, थोड़ा नीचे करो भाई, किसी पॉइंट P पर, यहां पर सपोज करिए आप जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या घटना घटेगी। ये रेस जा रही हैं दोनों से, और इसको मैं और बढ़ा दूं, नहीं बच्चा सोचे कि अंतिम पॉइंट है, ठीक। और यहां से ये जो पॉइंट P है बेटा, ये हमारे सेंटर वाले से कितनी दूर है, x दूरी पर। भाई कोई दूरी तो पकड़नी पड़ेगी ना, x दूरी पर है। और इस सोर्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस आप जानते ही हैं, कैपिटल D है। इतनी बातें हैं, कोई और बात की जरूरत पड़ेगी तो उस समय समझ के हम उसको चर्चा का मतलब उसमें शामिल कर लेंगे हम लोग। चलिए साहब, अब यहां पर हमें ये मालूम चल चुका था कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, ठीक। तो यहां पर इस पॉइंट P पर हम ये जानना चाहते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या, तब तो हम कुछ कह पाए क्या कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव क्या क्या हो रहा है। तो यहां पाथ डिफरेंस को मैं लिख देता हूं P इज इक्वल टू, ये देखिए पाथ क्या है, S2P। S2P में से मैं S1P घटा दूं अगर, तो ये पाथ डिफरेंस निकल आएगा। भाई ये रास्ता इसने तय किया, रास्ता इसने तय किया, दोनों का डिफरेंस क्या बताओ। अब यहां पर सीधे इसकी वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा वरना रूट वगैरह आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको S2P का स्क्वायर रूट भगाने के लिए S1P का स्क्वायर लिखते हैं और अब ट्रायंगल का सहारा लेते हैं। देखिए इस ट्रायंगल की बात करूं S2P की, तो ये है 90 डिग्री वाला ट्रायंगल। ये देखिए इसमें बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिल जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, D स्क्वायर। पहले लिख देता हूं, S2P के लिए बात कर रहा हूं, ये रहा D स्क्वायर प्लस, अब यहां से B से लेकर P तक लिखना है, तो ये डिस्टेंस तो थी साहब x और ये है D/2, तो x प्लस D/2 आ जाएगा। देखो कितना, अगर मैं ये स्क्वायर ना करता तो रूट आता, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व इट, इसलिए उसको नहीं लिया। अब यहां माइनस कर दीजिए S1P का स्क्वायर, S1P ये है, इसमें ये वाला ट्रायंगल ले लो, तो ये तो रहा D ही, तो यहां ब्रैकेट में ये तो रहा D का स्क्वायर प्लस ये है यहां से यहां तक x चाहिए, यहां से यहां तक, तो ये x में से D/2 घटा दो, तो ये x में से D/2 देखिए घटा दिया। ये कहानी हमारे सामने हो गई बिल्कुल आसानी से। अब इसको आगे हम खोल खाल के सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसको a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से लिखा जा सकता है S2P माइनस S1P
इंटू S2P प्लस S1P, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, यहां वैल्यू क्या आएगी, इसको आप ओपन कर मारिए तो ये डी स्क्वायर तो पहले ही कट गया, हाथ क्या बचा, x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। ये आप लाइन वाली उड़ाऊं, इसको छोटी सी बनाऊं नहीं आप, ठीक, ये वैल्यू हो गई। अब इसको स्क्वायर करके आप ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आप ओपन करते हैं 2xd, 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई टू, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल पे खोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x इंटू डी बाई टू। इससे बेसिक नहीं हो सकता, ए प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया, डी स्क्वायर बाई फोर कट गया, ये दोनों वैल्यू जाएंगी जुड़, तो यहाँ पे देखिए ये 2 तो इससे कट ही गया था, तो वैल्यू आ जाएगी xd मिला के 2xd, और यहाँ वैल्यू क्या रही, ये तो रही S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1P। बहुत ही सरल, वेरी इजी। अब देखिए यहां पर अगर मैं S2P, हमें तो चाहिए S2P माइनस S1P, तो मैं लिख सकता हूं 2xd अपॉन S2P प्लस S1P। बात समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं डायग्राम में, देखते हैं कि जो S2P है और S1P है वो है क्या। तो बेसिकली हमारे एक्सपेरिमेंट में आप जब देखेंगे तो जो S2P होता है ये P पॉइंट O के काफी करीब होता है, तो अगर P पॉइंट O के काफी करीब होगा तो S2P को उस समय अप्रोक्सीमेटली हम लिख पाएंगे D, और S1P को भी अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि काफी करीब करीब है, हम लिख पाएंगे D, क्योंकि D डिस्टेंस काफी दूर होता है और ये काफी करीब होता है, तो ये P O के करीब हो जाएगा। P इज वेरी क्लोज टू O, ठीक। उस सिचुएशन में S2P D के बराबर, S1P भी D के बराबर, तो दोनों की वैल्यू D आ गई। अब ये दोनों वैल्यू मैं यहां पर रख देना चाहूंगा, तो ये वैल्यू बनी देखिए 2xd, और ये d प्लस डी यानी 2d, और वैल्यू हो गई xd अपॉन कैपिटल T। और ये देखिए आपका ये क्या था, पाथ डिफरेंस P। तो जो पाथ डिफरेंस है, मैं एक बार वर्ड्स भी लिख दूं जिससे बच्चा कहीं से तकलीफ में ना आए, इसकी वैल्यू b हो गई, और ये xd अपॉन d। ये एक बेसिक बेस फॉर्मूला है, ये किसी भी हालत में आपके जहन से, मतलब दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। अब बात शुरू करेंगे हम लोग कि कहां पर कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कहां पर डिस्ट्रक्टिव डार्क फ्रिंज मिलेगी इस पाथ डिफरेंस के बाद। अब इसकी मेरे ख्याल से वो अगली स्लाइड मैंने जहां तक बनाई है, फ्रिंज विड्थ नहीं, इसी में बता देते हैं, फ्रिंज विड्थ बाद में करेंगे। तो यहां पर अब देखिए ये पाथ डिफरेंस मिलने के बाद हमको क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो मैं लिख देता हूं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब क्या है, मतलब है वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। बहुत ही सरल है ये, एक बार समझ लोगे कभी नहीं भूलोगे। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप याद कीजिए, मैंने जो सिखाया था आपको, कंस्ट्रक्टिव जीत कब होती है, जब आपके ऑड वाले नंबर का साथी इवन नंबर हो, मतलब इवन चीजें जो होती हैं वो विजय दिलाती हैं। तो 2n इंटू लेमडा बाई 2, तो हमें जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो हमेशा होता है 2n इंटू लेमडा बाई 2, या आप अब n लेमडा सीख सकते हैं क्योंकि हम पहचान पा रहे हैं। तो ये जो x पाथ डिफरेंस हमने निकाला था, इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू जब हमारी n लेमडा के बराबर होगी तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी इस p की वैल्यू हमारी किसके बराबर होनी चाहिए, n लेमडा के बराबर, और यही है xd अपॉन कैपिटल D। अब यहां पर अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे इस रिलेशनशिप से तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, ये हो गया n d लेमडा अपॉन स्मॉल d, ये फॉर्मूला मिल गया। ये x क्या है, x वही था, दो स्लिट दिखानी है मुझे झटके, इसको गायब किया और एक स्लिट और दूसरी स्लिट, ये जो पॉइंट O था, यहां से x डिस्टेंस पर यहां पर
ब्राइट फ्रिंज कहां कहां मिलेंगी वो यहां से पता चल जाएगा। n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है n इजिकल टू 0, तो n इजिकल टू 0 से शुरू होता है यहां 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर n की वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो पहली ब्राइट फ्रिंज आपको O पर ही मिल जाएगी जहां पर कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। फिर n की वैल्यू 1 डालोगे, जब 1 डालोगे तो मिलेगी d लैम्डा अपॉन d पर। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जाए, अब यहां d लैम्डा बाई d जहां पड़ रहा होगा वहां पर मिल जाएगी अपनी दूसरी पहली ब्राइट फ्रिंज। कह लीजिए इसको तो सेंट्रल बोल दिया, वो फर्स्ट, इस सेंट्रल वाले को फर्स्ट नहीं बोलते, पहली वाली को फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, इसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। ये भी सीख लीजिए, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। और ये जो होती है फर्स्ट, इसको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। इसी तरीके से जब n बराबर 2 डालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2d लैम्डा अपॉन d। थोड़ा सा ऊपर करता हूं इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। इसी तरीके से सपोज करिए आपकी n वाली हो, n बराबर n, nth कहां बनेगी, तो x इज इक्वल टू n d लैम्डा अपॉन d। ये कौन सी है, nth ब्राइट फ्रिंज। मेरे ख्याल से बात समझ पाए होंगे, ये nth ब्राइट फ्रिंज कहां बननी है ये आपको समझ में आ गया। ये फॉर्मूले के तौर पे आप ध्यान भी रख सकते हैं, बाकी लॉजिक पकड़े रहिए। खैर, अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का या पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। आ जाओ, अब यहां चलते हैं हम लोग, और मैं हेडिंग डाल लेता हूं ब्लैक कलर से, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो डार्क फ्रिंजेस की कहानी क्या है, जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला, ये आप समझदार हैं, बात आसानी से समझ पा रहे होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां होने वाला है। अब आपको ये मालूम था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होता है, जहां ऑड ऑड मिल जाते हैं। जैसे मैंने याद करने के लिए आपको बताया, तो 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, जहां जहां पाथ डिफरेंस होगा वहां वहां आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। अब हमने जो पाथ डिफरेंस निकाला था P, वो आपको याद है, वो वैल्यू थी xd अपॉन d। बात पकड़ में आ रही है, ये पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था। पाथ डिफरेंस किसी भी x दूरी पर कितना मिलेगा, ये पाथ डिफरेंस को बराबर कर दीजिए आप डिस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन से, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। यहां n की वैल्यू शुरू होती है बेटा 1 2 3 से, 0 से नहीं शुरू होती, उसमें 0 शुरू होती है क्योंकि सेंट्रल मिल जाता है। अब ये वैल्यू है, x निकालिए, तो x वैल्यू क्या हो गई, आप देख पा रहे हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2d। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, और n कहां से कहां तक चल रहा है, n है 1 2 3 वगैरह वगैरह। आगे बात करते हैं, इसी में अगर आप वैल्यू पुट करने की कोशिश करें, यानी n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं, तो 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू लिख रहे हैं तो n इक्वल टू 1 डालेंगे तो x की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी, यहां 1 डाला तो 2-1 यानी वैल्यू हो गई d लैम्डा अपॉन 2d। इसी तरह n बराबर अगर 2 डाल देंगे तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 2 4 यानी 3d लैम्डा अपॉन 2d। देखिए इस तरह से वैल्यू आ रही है। ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज थी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ये कौन सी थी, ये सेकंड थी। इसी तरीके से अगर आप डालते चले जाएंगे n बराबर n, तो उस समय x की वैल्यू क्या होगी, 2n-1 इंटू डी लैम्डा अपॉन 2d। ये कौन सी नंबर की है, nth डार्क फ्रिंज। इस तरह से nth डार्क फ्रिंज आप निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि डार्क फ्रिंजेस कहां कहां मिल रही हैं और ब्राइट फ्रिंजेस कहां कहां मिल रही हैं। अब देखिए खूबसूरती क्या, जो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, ये देखिए उसमें ये जो लॉजिक बताया वो काम कर रहा है। ब्राइट फ्रिंज के सेंस में बात करें तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारा जो x निकला था, आपको ध्यान होगा निकाला था, वो वैल्यू क्या निकाली थी, n d लैम्डा अपॉन d। और डार्क फ्रिंज के लिए जो वैल्यू निकाली थी, डार्क
फ्रिंज के लिए वो xn की वैल्यू निकाली थी 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2d। यहां पर अगर मैं लिख दूं इसको देखिए 2n कर दूं यहां और d लैम्डा बाई 2 कर दूं, तो देखिए लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल इवन नंबर है और इसको मैं समझदारी दिखाते हुए ये ऑड नंबर लिखा है और इसको d बाई डी करके यहां लैम्डा बाई 2 कर दूं, तो देखिए लैम्डा बाई 2 का ऑड नंबर है, मल्टीपल ऊपर वाला इवन था। तो जब इवन होता है तो कंस्ट्रक्टिव ब्राइट और जब ये ऑड होता है तो डिस्ट्रक्टिव डार्क। तो ये याद रखने में बड़ी मदद करता है, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, याद भाई चीजें याद भी तो थोड़ी रखनी है फटाफट करने के लिए। इस तरीके से ये आप काम कर सकते हैं। अब अगली स्लाइड में जो बात की जाती है वो ये की जाती है कि फ्रिंज विड्थ कैसे निकालें। भाई ये तो हमने देख लिया कि कितनी दूरी x पर ब्राइट या डार्क कहां कहां मिल रही है। ब्राइट डार्क मिलने के साथ साथ अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो फ्रिंज मिलेंगी उसकी चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई निकालने का देखिए फ्रिंज विड्थ यहां लिखी है। दोनों ही केसेस में, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो चाहे वो डार्क फ्रिंज हो, दोनों ही केसेस में d लैम्डा बाई डी का फ्रिंज विड्थ हमारा आता है। वो फ्रिंज विड्थ कैसे आता है वो फटाफट अभी आपको मैं बता देता हूं। जैसे अब यहां पर जो स्क्रीन के ऊपर देखिए, मान लीजिए स्क्रीन है, अब स्क्रीन को तो ऐसे देखेंगे आप, मैं थोड़ा सा पट करके दिखाऊंगा आपको, ऐसे और ऐसे ऐसे स्ट्रिप आएंगी। मैं इसको ऐसे कर देता हूं आपके सामने फोटो दिखाने के लिए। भाई अभी तक चर्चा ऐसे कर रहे थे, अब ऐसे में तो ये किनारा किनारा दिखाना पड़ेगा, मैं ऐसे कर देता हूं और एक्स पोजीशन से दिखाता हूं तो आप ज्यादा पकड़ पाएंगे कहानी क्या है। अब देखिए ये सपोज करिए ये सेंटर वाली सेंट्रल ब्राइट थी जहां से एक्स नाप रहे थे, फ्रंट साइड आ गया आपके पास, हमको निकालनी है विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो यहां पर मिली थी क्या हमें, ब्राइट, ये तो ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट जिसे आप बोलते हैं। इसे मैं ऐसे दिखा देता हूं आपकी समझदारी के लिए, चौड़ाई दिखाते हुए जैसे आप पकड़ पाए। इसके बाद जो फ्रिंज मिलेगी बाजू में वो मैं ऐसे दिखा देता हूं, वो मिलेगी साहब डार्क, ये डार्क मिली। फिर इसके बाद मिलेगी ब्राइट, समझते रहिएगा, फिर मिलेगी डार्क, इसी तरह नीचे भी मिलेगी, नीचे नहीं बना रहा हूं आपको, और फिर मिलेगी आपकी ब्राइट, ब्राइट में कट्टम नहीं, फिर मिलेगी डार्क, ऐसे चलती चली जाएगी। मेरे ख्याल से बात समझ पाए होंगे। ये ब्राइट मिली, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे मिलती चली गई। अब हमें अगर डार्क फ्रिंज की विड्थ चाहिए, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, सपोज करिए डार्क फ्रिंज की हमें इसकी चौड़ाई चाहिए, ये चाहिए कितनी चौड़ी है डार्क वाली, यही तो चाहिए। तो x से हम क्या करेंगे, x से अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं इतना यहां तक का और यहां तक का डिस्टेंस निकाल लूं, देख पा रहे हैं ना, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं और इसमें से अगली वाली ब्राइट का निकाल लूं और घटा मारूं, ये मान लो ये nth नंबर की फ्रिंज है, कोई भी होगी, और ये xn+1 की है, ये कहां की xn, सक्सेसिव हैं दो ब्राइट फ्रिंज के, सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगी xn+1 माइनस xn। फिर से एक बार बता रहे हैं, जब हमें डार्क फ्रिंज निकालनी होती है चौड़ाई, तो दो ब्राइट, ये देखिए ब्राइट है, B फॉर ब्राइट, B फॉर ब्राइट, और यहां समझिए गए। तो डार्क की निकालने के लिए सक्सेसिव, ये देखिए ब्राइट फ्रिंज की दूरी निकाली, ये जो निकाली x से, कहां ब्राइट मिल रही थी। अब अगर आप बॉटम ले रहे हैं, मतलब इस तरह की, तो इस तरह जो मैंने पट्टी बनाई है इस तरह की पट्टी नहीं बनती, इस पट्टी को एक शेड होता है। तो जब हम x डिस्टेंस लेते हैं तो सेंटर टू सेंटर लेते हैं बेसिकली, इस तरह से इसके बाउंड्री नहीं होगी, तो इस बाउंड्री से आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि सर ने इसका ब्राइट फ्रिंज का देखिए एंड लिया, ये ब्राइट फ्रिंज का शुरुआत ली। तो ऐसे ना समझ के आप ऐसे समझिए, इसका ब्राइट फ्रिंज का जो सेंटर होता है वहां से पकड़ा ऐसे, क्योंकि उसके बीच की दो टॉप ब्राइट के बीच का जितना हिस्सा है वो चौड़ाई क्या ली जा सकती है, डार्क फ्रिंज। कुछ मेरे ख्याल से आप बात पकड़ पा रहे होंगे। तो दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी को हम बोलेंगे डार्क फ्रिंज, और दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, ब्राइट फ्रिंज। जब हम ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई नापेंगे तो इन दोनों डार्क वालों को x निकाल लेंगे कि भाई x निकाले, ये कोई पेंट नहीं है जो काला काला किया गया, ये शेड है। मैक्सिमम ब्राइट कहीं आ रही होगी, भाई ये ब्राइट है, तो ब्राइट के बाद धीरे धीरे ब्राइट कम होती जाएगी, इसके बीच में एकदम डार्क मिल जाएगा कहीं, फिर ये डार्क कम होता जाएगा
और ब्राइट बढ़ता जाएगा, ऐसे होता है शेड नुमा। तो ये एक्स डिस्टेंस को अगर आप ब्राइट को समझें तो ये सेंटर पॉइंट और सेंटर पॉइंट से समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे। उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। तो अगर यहां मैं बात करूं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, तो xn+1 माइनस xn लिखा जा सकता है, या आप xn माइनस xn-1 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पर हम जानते थे ब्राइट के लिए हमारा x की वैल्यू क्या थी, n d लैम्डा अपॉन d। तो यहां वैल्यू रख दो xn+1 यानी n+1 d लैम्डा अपॉन d माइनस n पुट कर दोगे तो n d लैम्डा अपॉन d। अब यहां पर देखिए d लैम्डा अपॉन d तो हो गया कॉमन, n+1 माइनस n, और ये n कट गया, कितनी वैल्यू आ गई बेटा, d लैम्डा अपॉन d। तो ये अगर मैं लिखूं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, वो आ गई d लैम्डा अपॉन d। और इसी तरह जब आप निकालेंगे विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो यहां पे क्या करेंगे, दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज की दूरी को ब्राइट फ्रिंज बोला जाता है। तो समझ पा रहे होंगे, तो क्या बोलना चाहिए, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। तो दो सक्सेसिव में निकालूं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फिर वही xn+1 माइनस xn। और हमारे जो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो डार्क फ्रिंज की डार्क है, तो डार्क फ्रिंज के लिए जो दूरी आती थी वो क्या थी, जब हम xn निकालते थे तो वैल्यू थी 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2d। ये वैल्यू आती थी, λ/2 का मल्टीपल ऑड नंबर चाहिए था। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए, अब यहां पे वैल्यू रखेंगे xn-1, तो n की जगह n+1, तो 2n+1 माइनस 1 d लैम्डा अपॉन 2d माइनस n रखोगे, 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2d। अब यहां पर आप d लैम्डा अपॉन 2d को ले लो कॉमन, तो यहां पर वैल्यू क्या वैल्यू बची बेटा, ये बची 2n+2 माइनस 1 माइनस 2n+1। कैलकुलेट कर दीजिए, बड़े -1 + 1 और 2n आपकी कैंसिल हो गई, और ये देखिए ये 2 बचा, इस 2 से ये 2 मर जाएगा, तो d लैम्डा अपॉन d आ गया। इसकी ये क्या है, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो d λ/d इसकी भी आई है देखिए, और ऊपर वाले की भी डार्क आई थी d λ/d। तो आपने क्या देखा कि चाहे वो डार्क फ्रिंज हो चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो, दोनों की फ्रिंज विड्थ सेम आती है, d λ/d। अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, कहां से शुरू किए थे हम लोग, ये देखिए ये घटना यहां से शुरू हुई थी, जो हम करना चाहते थे, मैं हट जाता हूं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो करना था, फिर उसके ऊपर जो वर्किंग थी मैं यहां तक डालता हूं। ये देखिए ये चीज की थी जो समझाने के लिए आपको की थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, और फिर आप इसको यहीं कहीं रोक देता हूं जहां तक जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपके सामने आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि फ्रिंज विड्थ कितनी होनी चाहिए, कितनी है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो बच्चों अगली बात सीखते हैं। अगली बात में क्या है कि जब इंटरफेरेंस होता है तो आपने देखा कहीं पे ब्राइट बन गई फ्रिंजेस, कहीं पे डार्क बन गई, तो ऐसा तो नहीं कि एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो ना हो रहा हो यहाँ, क्योंकि डार्क बन गई तो एनर्जी कहाँ गई, तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ फॉलो होता है। डार्क वाली फ्रिंज की एनर्जी जो एक्स्ट्रा ब्राइट हुई है उसमें चली जाती है। इस बात का मैथमेटिकल प्रूफ पूछा जाता है आपसे कि शो दैट या कमेंट ऑन दैट कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है कि नहीं, और करता है तो कैसे करता, इसी बात को हम लोग समझेंगे। ये देखिए यहां पर ये चीजें प्रूफ करनी है, मैं समझाता हूं। पॉइंट आप ये नोट कर लें, हेडिंग कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इंटरफेरेंस। अब इसका मतलब क्या था, हम ये जान रहे थे, समझिए मेरी बात। दो फॉर्मूले इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के निकाले थे। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था a² A1²
प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, और इसी का आपने एक I निकाला था जिसे लिखा जाता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, क्योंकि हम जानते हैं ये वेव थ्योरी में जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इस फॉर्मूले के अनुसार जब हमारा I मैक्स होगा, तो I मैक्स कब होना था? जब cos फाई की वैल्यू +1 होनी थी, यानी I मैक्स के लिए हमारा cos फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए था? +1। इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या बन जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, आप समझ पाए होंगे। और इसको लिखा जा सकता है I1 प्लस I2, रूट लिखना चाहिए बल्कि इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और अंडर रूट I1 का मतलब क्या हो गया? A, क्योंकि यहां पर रूट ले लोगे अगर बोथ साइड तो ये आ जाएगा A। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, यानी I मैक्स जब मिलेगा तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर मिलेगा। इसी तर्ज पर I मिनिमम की जिक्र किया जाएगा तो cos फाई कितना होना चाहिए? cos फाई -1 होना चाहिए। तो ये बन जाएगा I1 प्लस I2, एकदम बारीक बारीक पॉइंट समझ लीजिए, कभी गलती नहीं हो सकती है आपसे। cos फाई -1 हो गया, इसको अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये वैल्यू क्या हो गई? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली दिस इज I मैक्स, ये कहानी। और कोई चाहे तो इसको कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, K करके, प्रोपोर्शनल लिखना ठीक होगा क्योंकि इसके इक्वल तो होता नहीं, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वैल्यू आप इस तरीके से पुट कर सकते हैं यहां पर बेटा। अब बात करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। अब ये जब चीज हमको समझ में आ गई I मैक्स, अब यहां पर सिंपली हम क्या एक स्टेटमेंट और लिखता हूं कि I मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर एंड I मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अब अगर हमें A एवरेज लेना हो बेटा, I एवरेज, इंटेंसिटी का I एवरेज लेना हो तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? I मैक्स प्लस, यही एवरेज लेने का तरीका हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं, अपॉन 2। बात समझ में आती है आपको? तो I एवरेज क्या हो गया? I मैक्स था A1 प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। बात मेरे ख्याल से आप पकड़ पाए होंगे। अब ये ब्रैकेट आप खोल दीजिए, ब्रैकेट, खैर स्टेप बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझते रहिए बात को। E एवरेज, इसको ओपन करेंगे तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक, जो बच्चा ज़्यादा नहीं समझता वो भी समझेगा। ये दोनों वैल्यू कट गई और यहाँ पर I एवरेज देखिए क्या आ गया आपको? ये आ गया 2A1 का स्क्वायर प्लस 2A2 का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से आप सिंपली कह सकते हैं कि I एवरेज की वैल्यू आपकी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये बात आपने प्रूफ कर दी इंटरफेरेंस जब हो रहा था। ये कहानी कब की है? जब हमारा इंटरफेरेंस हो रहा था, ठीक। अब बाय द वे मानिए कि इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, I1 I2 जला दिया दो बल्ब, मतलब समझाने के लिए। अब मानिए कि इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, एक सेकेंड कंडीशन ली, इफ देयर इज नो इंटरफेरेंस, उस सिचुएशन में क्या होगा? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि I एवरेज या I की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? I1 प्लस I2 की। भाई I1 इधर से आ रही है, I2 इधर से आ रही है, दोनों जुड़ जाएंगी। यही तो समझते आए हैं जब इंटरफेरेंस की चर्चा ही नहीं कर रहे। अब इस सिचुएशन के हिसाब से I1 प्लस I2 किसके प्रोपोर्शनल हो गया? I1 प्रोपोर्शनल होता है A1 स्क्वायर के और I2 प्रोपोर्शनल होता है A2 स्क्वायर के। तो देखिए जब इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था तो भी एक्सप्रेशन I का मतलब I एवरेज ही,
यही एक्सप्रेशन, और जब इंटरफ्रेंस हो रहा है तो भी यही पैटर्न मिल रहा है। इसका मतलब हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल बना है। इंटरफ्रेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों केस में सेम सिचुएशन है, कहीं भी एनर्जी जा नहीं रही है। अब अगला सवाल आपसे पूछ सकता है, फिर एनर्जी जब डार्क में एनर्जी गई कहां? तो मैंने इसको पहले ही बताया कि डार्क में जो एनर्जी निकली, इंटेंसिटी या एनर्जी, वो कहां चली गई? ब्राइट में एडिशनल जोड़ने के लिए। बस हो गया काम खत्म। ये एनर्जी कंजर्वेशन लग जाता है इंटरफ्रेंस में, जो इस तरह से प्रूफ किया जा सकता है। बिल्कुल खुश हो जाएगा टीचर, क्रिस्टल क्लियर है एकदम, कहीं कोई संदेह है ही नहीं। चलिए आगे की बातचीत करते हैं, आइए। तो बच्चों अगली बात भी देखते हैं। यहां पर एक कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी एज मैक्सिमम एंड मिनिमा। जब इंटरफ्रेंस हमारा हो रहा है उस समय इंटेंसिटी में मैक्सिमम मिनिमा का कंपैरिजन करने की बात की जा रही है। ये फॉर्मूला है, इस पे सवाल न्यूमेरिकल अक्सर आते हैं, इसको पकड़ के रखेंगे। इस टर्म को भी हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। अभी मैं बता देता हूं आपको, हमने क्या देखा था? आई मैक्स, अभी निकाला था आई मैक्स, तो हम देख पाए थे कि ये प्रोपोर्शनल होता था A1 प्लस A2 के स्क्वायर के। और इसी तरीके से आई मिनिमम की बात की जाए तो प्रोपोर्शनल था A1 माइनस A2 के स्क्वायर के। और इक्वल टू लगाना चाहो तो K लगा के लगा दो। आई मैक्स इज इक्वल टू K A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और यहां लिख दीजिए आई मिनिमम इज इक्वल टू K A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब आप आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इनके रेशियो को निकालना चाहते हैं, तो K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन K A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। K से K वैल्यू कट गई। अब यहां आ गया A1 प्लस, यहां पे लिख देते हैं जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूजन से बाहर रहें, और ये हो गया A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इसमें अंदर ब्रैकेट में A2 से डिवाइड मार दीजिए, तो इसको A1 अपॉन A2 प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 माइनस 1, और स्क्वायर तो था ही। इस रेशियो को आप ध्यान रखिए, कई किताबों में इस A1 अपॉन A2 को R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे ये और सरल लगने लगे। तो R प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस 1 का होल स्क्वायर, या दोनों का एक साथ स्क्वायर मार दीजिए। ये तो आप समझदार नहीं हैं, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये आपकी आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम की कहानी हो जाती है। इसको पकड़ के रखिए, और ये आपसे एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता रहता है। ये एम्पलीट्यूड रेशियो है बेसिकली, तो ये जरूर पकड़ के रखिएगा। एक बात और, जो स्लिट काटते हैं हम लोग, स्लिट की विड्थ वो प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। तो दो स्लिट की जो कटाई है, स्लिट की मोटाई का मतलब, जो मैंने अभी शुरू में पेपर काटा था, बहुत ज्यादा बड़ा काट देंगे तो देने पड़ जाएंगे, लेकिन ये जो आप काटते हैं ऐसे, जैसे ये स्लिट आपको दिखाया था ना, ऐसे काट रहे हैं, इसकी जो चौड़ाई है, ये जो काट रहे हैं विड्थ इसकी, इससे भी डिपेंड करता है इंटेंसिटी। तो इसको W1 अपॉन W2 को लिखते हैं I1 अपॉन I2, और इसी को लिखा जा सकता है A1 स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड इसके बराबर रहता है A2 स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। W1 और W2 क्या है? विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स। W1 and W2 are the width of two slits। जो स्लिट्स हमने काटी थी S1 एंड S2। तो ये बात और क्लियर हो जाती है, इसको पकड़ के रखिए। इतना सब सीख लेंगे, कोई हिला ही नहीं सकता बोर्ड में। जेई मेंस और नीट में भी जबरदस्त एडवांटेज मिलेगा आपको। आगे की बात करते हैं, आइए चले। तो बच्चों बात करते हैं डिफ्रैक्शन की। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द कोर्स। तो डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। तो डिफ्रैक्शन में ये एक डायग्राम है, अभी इसको समझाऊंगा। पोजीशंस ऑफ मिनिमा की बात की गई है, जहां पर थीटा की वैल्यू छोटी होती है, वो समझेंगे भी हम लोग, कब क्या आती है, सेकेंडरी मैक्सिमा, एनथ मिनिमा वगैरह वगैरह। इतना ध्यान रखिएगा कि जो इंटरफ्रेंस में हमने लॉजिक लगाया था ब्राइट और डार्क के लिए, उसका उल्टा यहां लगता है, याद रखने में मदद करेगा। वहां पर क्या सीखा था कि ब्राइट फ्रिंज के लिए λ/2 का जो मल्टीपल है वो इवन होना चाहिए। यहां पर ब्राइट के लिए λ/2 का मल्टीपल
ऑड होना चाहिए। अभी निकालेंगे तो आप देखेंगे। तो ये देखिए लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल यहां पर आप देखेंगे तो मिनिमा में इवन आ जाएगा और मैक्सिमम में ऑड आ जाएगा, ठीक। और यहां 2 + 1 से लिखेंगे। खैर वो सब बातें भी हम लोग चर्चा में लेके आते हैं और सीखते हैं। खैर इसका डायग्राम बनाता हूं और चीजों को इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं कि कहां क्या घटना घट रही है। सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन है, तो मैं ये एक सिंगल स्लिट बनाता हूं, थोड़ी बड़ी बना रहा हूं जिससे हम लोग पकड़ पाए। यहां पर लेंस को एक फ्रेस्नेल या उसको कराने की कोशिश की जाती है, फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन की। ये मान लीजिए लेंस लगाया जो उसको पैरेलल बीमिंग दे दे, और इसके बाद यहां पर एक लेंस और लगा देते हैं हम लोग, और यहां पर रहेगा स्क्रीन। स्क्रीन से सोर्स की दूरी वही d, ठीक। और यहां पर एक सेंट्रल पॉइंट लेते हैं और इसको सेंटर से ऐसे पास करा देते हैं बेटा। इस पॉइंट को बोल देंगे O, ठीक। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो रे मिलती है, कलर अभी ऐसे ही रखते हैं, ये इसके बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस तो आने वाला नहीं, तो इस तरीके से ये रे जा रही होती है। मोटा मोटा एक फिगर बना रहा हूं। आप कुछ पॉइंट के नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं A और B। सेंटर वाले को बोलना पड़ेगा, इसको बोल देते हैं C। ये सेंटर पॉइंट हो गया। AB स्लिट की विड्थ हो गई। स्लिट की जो विड्थ होती है उसको हम ले रहे हैं A है क्या, AB के बराबर, विड्थ ऑफ द स्लिट, स्लिट की विड्थ, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी, दिस इज स्मॉल a। ज्यादा मैं लाइनें खींच दूंगा तो ऐसा ना हो कि दिखने में असुविधा हो जाए। किसी पॉइंट P की बात करते हैं बेटा यहां कि यहां पर क्या कहानी हो रही है। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि डायग्राम तो कई तरीके से बनाना होगा, एक रे में सीधे निकाल देता हूं। सपोज करिए इस पॉइंट को भी पकड़ लेते हैं, चलो, और ये पॉइंट P है। बाकी कई सारी रेज आप, क्योंकि बहुत सारी रेज निकलेंगी, तो वो आप ऐसे मिला सकते हैं। और यहां से भी कई सारी रेज को आपको मिलाना ही है, ऐसे करके आप मिला दीजिए। आप बस उल्टी तरह नहीं, क्योंकि कन्वर्जिंग एटीट्यूड होता है इसका, तो कन्वर्ज होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक रे बना दी हमने आपको, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। पिक्चर आराम से बनाइए। अब देखिए ये जो एंगल, अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इस रे पर, ये और ये एंगल मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो इस समय ये एंगल भी थीटा होगा। दिस इज नॉर्मल। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये इस स्ट्रेट लाइन में थी और ये नॉर्मल खड़ा था, अब उसके बाद इसको मैंने थीटा से ऊपर मोड़ा है सपोज करिए, तो ये जो नॉर्मल है ये भी थीटा से मुड़ जाएगा। पहले सीधा था, फिर नॉर्मल थीटा से मिल जाएगा। तो ये अगर सीधी थी, ये नॉर्मल थी, अगर मैं इसको ऐसे करके मोड़ दूं ऊपर, तो ये पूरा पूरा नॉर्मल भी देखिए कैसे मुड़ रहा है, थीटा एंगल से मुड़ रहा है। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये एंगल जब डालेंगे तो दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। इतनी बात समझ के रखें। ये आपका नॉर्मल वाला पॉइंट है, इसको मैं एन लिख देता हूं। कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूं फिर। और भी बहुत तरीके से थीटा को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इस बात में हम लोग नहीं फंस रहे हैं। यहां पर ये बात लिखे चलते हैं। आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या पाथ डिफरेंस आने वाला है। तो पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें, सेंट्रल पे तो 0 ही मिलेगा, P पॉइंट पर देख रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस एट P, तो उसको लिख देते हैं P और इसको लिख देंगे BP, B से लेके P तक, और फिर A से लेके P तक का डिस्टेंस माइनस AP। अब ये जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा BN के। देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये काफी क्लोज चीजें हैं, इट इज नॉट फार अवे। तो उस सिचुएशन में जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो मोर और लेस ये और ये लाइन हो जाएगी इक्वल अप्रोक्सीमेटली, और जो हमारा पाथ डिफरेंस मिलेगा दैट इज ओनली इक्वल टू BN, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देने के बाद। अगर हमारे पास BN ही पाथ डिफरेंस है तो इस ट्रायंगल से BN की वैल्यू निकाल सकते हैं, और BN को आप लिख सकते हैं AB साइन थीटा। यहां पर साइन थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया दिस इज BN और हाइपोटेन्यूज इज AB। तो इसको लिख सकते हो AB साइन थीटा, यानी P की जगह स्लिट की विड्थ जो A पकड़ी थी, A को हम साइन थीटा
लिख देते हैं। ये क्या है हमारा, दिस इज पाथ डिफरेंस, ये जरूर ध्यान रखिए आप, पाथ डिफरेंस, ये वैल्यू आ जाती है P। अब देखिए, अब हमारा अगर ये वैल्यू A sin थीटा हमारा लेमडा के बराबर हो जाए तो वैल्यू क्या बनने वाली है, P पर अगर हमारा पाथ डिफरेंस, बेटा मैं किसी पॉइंट को θ1 मान के चल रहा हूं, मान लीजिए A sin θ1 के लिए कोई एंगल होगा जो थीटा हमने पकड़ा हुआ है, वही उसी को थीटा की स्पेसिफिक वैल्यू दे दी है जहां पर पाथ डिफरेंस लेमडा हो जाए, दिस इज P, पाथ डिफरेंस लेमडा के बराबर हो जाए, वैल्यू हो गई A sin θ1 इज इक्वल टू लेमडा। तो अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करते हो, समझने का प्रयास करते हैं कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा होगा। अब यहां पर देखिए P पर हमारा लेमडा पाथ डिफरेंस मिला है। अब इस AB स्लिट को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, AC और CB। अब हमको यह मालूम है कि जब A और C पॉइंट के A और B पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा है, तो A और C पॉइंट के बीच कितना होगा, लेमडा बाई 2, क्योंकि सेंटर है भाई, यहीं से तो फेज बढ़ता जा रहा है, ये A था और यहां पाथ डिफरेंस B तक पहुंचते पहुंचते लेमडा हो गया। तो A से जब बढ़ता जा रहा होगा तो C पर पहुंचोगे तो लेमडा बाई 2 हो जाएगा। तो A और C में लेमडा बाई 2, तो A का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा और C का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उनके बीच में भी लेमडा बाई 2। फिर A से और अगला आगे बढ़ोगे तो इसका अगला बढ़ोगे, तो जैसे जैसे A से C की तरफ जाओगे और C से B की तरफ जाओगे, उन दोनों में लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 पाथ डिफरेंस पड़ता जाएगा। और जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 होता है तो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी डार्क फ्रिंज मिल जाती है वहां पर। तो इस सिचुएशन में हमें क्या हासिल होगा, हमें हासिल होगा डिस्ट्रक्टिव या डार्क फ्रिंज मिलेगी। डार्क फ्रिंज हमें मिल जाने वाली है, यह बात समझ में आनी चाहिए। यहां पर AB को दो भागों में तोड़ के उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, इंटेंसिटी विल बी मिनिमम। तो A sin θ1 इज इक्वल टू लेमडा। अब क्योंकि θ1 काफी छोटा होता है तो θ1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin θ1। अब यहां पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं A θ1 इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आ गई, लेमडा, कि ये लेमडा की कहानी ऐसी थी, तो लेमडा θ1 इज इक्वल टू लेमडा बाई A। ये देखिए ये कहां पर सिचुएशन खड़ी हो जाती है। अब इसी तरीके से वैल्यू अगर आप देखें तो इसको इन जनरल क्या लिख सकते हैं, A sin θ1 या A sin θn भी लिख दो, तो इसके लिए कैसा होना चाहिए, n लेमडा। जहां जहां लेमडा का ये n, 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा आएगा, 4 लेमडा, उसको हम लोग दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया करेंगे। लेमडा है तो लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2, और अगर 2 लेमडा है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, अगेन लेमडा लेमडा। भाई अगर इसके बीच का, इसके इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 लेमडा, तो A और C के बीच का क्या हो गया, लेमडा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये सारे का सारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देता चला जाएगा। अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा तो यहां से हम वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, यहां से थीटा n स्मॉल था तो थीटा n की वैल्यू क्या हो गई, n लेमडा अपॉन A। और क्या कहानी है यहां पर, डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस। जबकि आप याद कीजिए जो इंटरफेरेंस में था वो n लेमडा वाला जो फंडा चलता था, नहीं लेमडा बाई 2 का इवन मल्टीपल वो था ब्राइट। यहां इसको आप लिख सकते हैं, समझिए मेरी बात, इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2n इंटू 1 अपॉन A इंटू लेमडा बाई 2, ये लिख सकते हो ना। तो ये लेमडा बाई 2 का देखिए इवन मल्टीपल है, इंटरफेरेंस में मिलता था ब्राइट और यहां मिल रहा है डार्क, तो ये उल्टा मिल रहा है यहां पर। इतना आप याद रखिए, आपका काम काफी बढ़िया बनेगा। और थीटा इनकी वैल्यू हो गई n लेमडा अपॉन A। कैसे आई मैंने बताई कि क्या लॉजिक लगा गया है। हर जगह जो भी वैल्यू आपकी आएगी डिफरेंस की A और B के बीच में, C को आधा कर दिया जाएगा तो वही उल्टा हो जाएगा, गेम इंटरफेरेंस का उल्टा हो जाएगा। इस तरह से ये डार्क फ्रिंज मिलती चली जाएंगी। अब बात कर लेते हैं, मिनिमा निकल आया। अब मैक्सिमा के लिए सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि देखिए मिनिमा तो पहला मिलेगा, लेकिन जो सेंट्रल मैक्सिमा है, दिस इज सेंट्रल
मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि यहां O पॉइंट पर हमारा पाथ डिफरेंस शून्य है, A और B के बीच में शून्य है, तो इस वाले सेंटर को हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद जो हमें मैक्सिमा मिलते हैं उसको 1 से इसके बाजू में कहीं मिलेगा तो उसको फर्स्ट मैक्सिमा बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई भी डबल होती है, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। खैर, इस बात को आगे लेके चलते हैं। हम लोग बात करेंगे किसकी? सेकेंडरी मैक्सिमा की। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। जो पाथ डिफरेंस हमारे हाथ में आया था, आपने देखा था क्या वैल्यू थी? ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा 1 डैश कर देता हूं। अब इसकी वैल्यू सपोज करिए कहीं 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर है। ये क्या है? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस आपने देखा था जो बात की जा रही थी, अगर ये स्लिट थी, ये पॉइंट कहीं P है हमारा जहां पर ऐसा हो रहा है, तो हम इसको C कहते थे, C या O जो भी कहो, इसको A और B कहते थे। अगर A और B के बीच का पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है तो हम इसको अब 2 टुकड़ों में नहीं, हम इसको अब 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। इक्वल 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और 3 टुकड़ों में 2 टुकड़े एक दूसरे को किल कर देंगे और एक टुकड़ा बचा रह जाएगा। जैसे मैं इसको बड़ा करके फोटो दिखाता हूं, A पकड़िए और B पकड़ा हमने, A और B, और 3 इक्वल टुकड़े किए B। मैं बीच में इस C को छोड़ देता हूं, MN लिख देता हूं, तो ये साहब रहा इक्वल के नाम पे M, और कुछ ये कितने हो गए? 3 N। ठीक, किसी पॉइंट P पर पहुंचना है, सपोज यहां कहीं P है, समझाने के लिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है? 3 लैम्डा बाई 2। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस है लैम्डा बाई 2, और इनके बीच में भी डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई 2, और इनके बीच में भी डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई 2। समझ पा रहे होगे? तो जब A और M के बीच में लैम्डा बाई 2, तो A से एक स्टेप आगे बढ़ोगे और M से आगे बढ़ोगे तो इन दोनों के बीच में भी लैम्डा बाई 2। फिर A से इसके एक और कदम आगे बढ़ोगे, इसके एक और कदम, तो इन दोनों के बीच में लैम्डा बाई 2। तो ये A M N ये दोनों आपस में मार देंगे एक दूसरे को। बात समझ में आ रही होगी ना? क्योंकि यहां के पॉइंट और यहां के पॉइंट के बीच का पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 2, और जब लैम्डा बाई 2 होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, आपको मालूम है। तो ये दोनों AM और MN एक दूसरे को खा जाएंगे। इसको खाने वाला कोई नहीं बचेगा, जो NB है। तो NB की रोशनी यहां पहुंचेगी, इंटेंसिटी वो नहीं किल हो रही है, इसलिए यहां पर पहला ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। हां, एक स्पेशल चीज इसमें हो जाएगी, क्योंकि इसका बहुत ही छोटा 1/3 हिस्सा ही वहां पहुंच रहा है, इसलिए इंटेंसिटी यहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अंदाजे के तौर पे कितनी? करीबन 1/21 टाइम्स, 4% के आसपास। अगर ये 100% की रोशनी है तो 4% के आसपास यहां रोशनी मिलती है, मोटा 4-5% के आसपास। इतना ड्रस्ट क्यों? क्योंकि बाकी सब एक दूसरे को किल कर देते हैं, जबकि इंटरफ्रेंस के अंदर हम लोग फ्रिंज विड्थ भी सेम रहती है, और थ्योरेटिकल बात करें तो इंटेंसिटी भी सेम बनी रहती है। यहां पे इंटेंसिटी भी सेम नहीं है। बात पकड़ में आ रही होगी, ये इंपॉर्टेंट बातें समझने के लायक। तो इस कहानी में जब हमारा 3 लैम्डा बाई 2 की चर्चा होती है तो इस पाथ डिफरेंस पर हमको क्या हासिल हो जाता है? फर्स्ट मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा तो ये था ही हमारा, ओल या जो भी पॉइंट हम बोल रहे थे। आप इससे बात पकड़ पाए होंगे जो मैंने बताने की कोशिश की। इसी को अगर मैं इन जनरल लिख दूं तो A साइन थीटा एन डैश कर देता हूं जिससे फर्क आ जाए, और यहां शुरू करते हैं 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2, क्योंकि n स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। पहली ये कहानी किसके लिए बन रही है? ऑड मल्टीपल लेके चल रहे हैं हम लोग। 3 लैम्डा बाई 2 पकड़े हैं टोटल डिफरेंस, तो यहां पर हमको मिल रहा है मैक्सिमा इस कहानी में। तो इसको लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, और ये रहा A, और ये आपको मिल जाएगी मैक्सिमा। तो पहली मैक्सिमा के लिए आप 1 पुट करोगे तो 3 लैम्डा बाई 2 मिलेगा, देखिए, और 0 नहीं पुट करना है क्योंकि 0 के लिए तो ब्राइट मिली गई थी हमें।
ये कहानी यहाँ पे लेके चलेंगे, इस तरीके से बना सकते हैं आप, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो इस बात को आप पकड़ के चलें, और ये थोड़ा सा 2n+1 n1 से स्टार्ट किया, इसको भी ध्यान रखें जैसे गलती ना हो। तो ये पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिल गई, ये फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड में n की वैल्यू जो भी डालोगे वो मैक्सिमा, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो पहला मैक्सिमा मिलेगा सेंट्रल के अलावा। ये इंटेंसिटी की भी बात कर दी, कैसे हम घटाते जाते हैं। अब अगली बात इसमें जो करनी थी वो करनी थी कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया अभी कि इंटरफेरेंस के अंदर हमारी इंटेंसिटी सेम रहती है, जबकि यहां पर डिफ्रैक्शन में जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर डिफ्रैक्शन के अंदर हमारी इंटेंसिटी ड्रास्टिकली कम होती है, यानी ब्राइट फ्रिंज पे तो मैक्सिमम मिलने वाली है, लेकिन जैसे ही आप सेकंड पे आओगे करीब करीब 4-5% ही यहां पे ब्राइटनेस रह जाती है, 1/21 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है अगर बात करें तो, मोटा मोटा इसी रेशियो में और कम हो जाती है। देखिए इसकी और कम हो गई, बहुत तेजी से घटती है। तो सेंट्रल वाली ब्राइट डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी डिक्रीजेस वेरी रैपिडली। आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि बहुत तेजी से इसमें घटोतरी होती है। 1/21, 1/61 इस तरह से रेशियो डिवाइड करता हुआ जाता है। अगर आप बात करें एंगुलर विड्थ की, देखिए एंगुलर विड्थ का मतलब होता है ये और ये एंगल, भाई स्क्रीन सामने लगी है मान लीजिए ये, तो आपने सेंट्रल ब्राइट जो बन रही थी, देखिए ये सेंट्रल ब्राइट, इसके रूप में एंगल कहां से कहां तक बना है, दिस 2 थीटा, थीटा इधर थीटा इधर, दिस इज नोन एज ए एंगुलर विड्थ। इस 2 थीटा का कैलकुलेशन करने की बात अगर की गई है तो 2 थीटा को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए थीटा आ गया λ/a, दिस एंगल इज कॉल्ड हाफ एंगुलर विड्थ ये, और अगर 2 थीटा की बात करेंगे तो 2 λ/a आ जाएगा। तो 2 λ/a क्या होगा, दिस इज, ध्यान रखिएगा ये एंगुलर विड्थ है, एंगल वाली। अभी लीनियर विड्थ भी निकालेंगे जिसे बीटा नॉट से शो करते हैं। लीनियर विड्थ मतलब हो जाती है बीटा नॉट, स्क्रीन पर कितनी दूर है, और ये क्या है, दिस इज एंगुलर विड्थ, एंगल के फॉर्म में एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ आ जाएगी 2 थीटा जो अभी निकाली थी हम लोगों ने, और यहां थीटा λ/a, दिस एंगल इज कॉल्ड द हाफ एंगुलर विड्थ, और 2 थीटा करेंगे तो 2 λ/a आ जाएगा इसकी एंगुलर विड्थ की बात। आगे की बात देखते हैं बेटा, लीनियर विड्थ की चर्चा की जाए कि लीनियर विड्थ कैसी हो जाएगी। तो लीनियर विड्थ में आप समझ रहे हैं यहां पर सिंपली बीटा नॉट निकालना है, तो आप आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, ये है आर्क। तो अगर हमें आर्क निकालना है तो हम लोग एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर रेडियस क्या है, रेडियस इज d, दिस इज आर्क, दिस इज एंगल। तो यहां पर हमें अगर लीनियर विड्थ निकालनी है, लीनियर विड्थ का मतलब स्क्रीन पर, तो वो वैल्यू हो जाएगी एंगल, क्योंकि एंगल था 2 थीटा और रेडियस कितनी है d, तो 2 थीटा इंटू d, यानी थीटा की वैल्यू रख दो तो 2d λ/a। ये आपकी क्या आ गई साहब, लीनियर विड्थ। तो इसको भी पकड़ के रखिए कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होती है इसकी लीनियर विड्थ होती है 2d λ/a। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां अगली चर्चा आती कि सेंट्रल का तो निकाल दिया है, लीनियर विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा की कितनी आएगी, सेंट्रल की तो हो गई, लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। यहां पर देखिए मैं मालूम था कि डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमम ये हम लोगों ने निकाली थी, थीटा एन कितना आया था, 2n/λ/2a। ये इसलिए लिखा है जिससे आप कनेक्ट कर पाए। इंटरफेरेंस में इवन मल्टीपल कंस्ट्रक्टिव था, यहां डिस्ट्रक्टिव है, तो 2n/2a यानी n λ/a। फिर डायरेक्शन ऑफ n+1 उसकी अगली वाली, भाई मिनिमम निकालिए, तो वो थीटा n+1 हो गई, भाई इसके एक नेक्स्ट वाली पकड़ ली, n की जगह n+1 लग दिया, ये वैल्यू हो गई। अब एंगुलर विड्थ ऑफ द nth सेकेंडरी मैक्सिमा, भाई आप जानते हैं मैक्सिमा निकालने के लिए
मिनिमा के बीच की दूरी लेते हैं। अब थीटा n प्लस 1 में से थीटा n घटा दीजिए, ये थीटा n प्लस 1 में से ये थीटा घटा दिया, देखिए n प्लस 1 लेमडा अपॉन ए माइनस n लेमडा अपॉन ए। इसको सॉल्व करेंगे तो दिख रहा है 1 कट जाएगा, n कट जाएगा और लेमडा अपॉन ए आ जाएगा। तो लेमडा अपॉन, आप बात समझ पा रहे होंगे, तो लेमडा अपॉन ए क्या आया, सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ। सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं इसको, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। तो जो मिलेगा वो सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। यहां जो बात शुरू होगी, ध्यान रखने वाली बात होगी। तो nth सेकेंडरी मैक्सिमा सेंट्रल वाले की क्या थी, सेंट्रल वाले की थी, इसकी मिल गई एंगुलर विड्थ लेमडा बाई ए, और लीनियर विड्थ निकालोगे तो बीटा आ जाएगी डी लेमडा अपॉन ए, वही आर्क अपॉन रेडियस। ये वैल्यू हो गई एंगल और आर्क अपॉन रेडियस। तो ये रहा आपका एंगल थीटा हो गया लेमडा बाई ए, और एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क का मतलब हो गया लीनियर विड्थ अपॉन रेडियस डी। तो बीटा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इंटू डी। तो थीटा लेमडा बाई ए इंटू डी कर दो, लेमडा बाई ए इंटू डी, ये देखिए लीनियर विड्थ आ गई। और ये लीनियर विड्थ जो सेंट्रल थी उसकी आधी है, सेंट्रल वाली आपने निकाली थी ना, यहाँ पर देखिए 2 डी लेमडा अपॉन ए सेंटर की थी, और ये वाली कितनी आ गई बेटा, डी लेमडा अपॉन ए। तो यहाँ पर ये भी प्रूविंग पूछी जाती कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो डबल चौड़ाई का होता है सेकेंडरी मैक्सिमा से। जो सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेंगे आगे उससे डबल चौड़ाई, इसकी विड्थ डबल होती है, इंटरफेरेंस में सेम होती है पट्टी, सेम चौड़ाई, इसमें सेंट्रल वाली डबल होती है, बाकी सब उसकी आधी होती है। तो ये हम समझ जाते हैं यहाँ पर। और साथ में thus the central maxima of a diffraction pattern is twice as wide as any secondary maximum। तो ये कहानी इसकी बन जाती है। आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए। अब एक लास्ट टॉपिक इनमें बचता है फ्रेस्नेल डिस्टेंस, इसको भी स्टडी कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों जैसा आप जानते हैं कि एक जो लाइट होती है उसमें रे प्रॉपर्टी भी होती है, यानी स्ट्रेट लाइन में चलना, और डिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है वो वेव प्रॉपर्टी है। तो हम कब तक ये डिफ्रैक्शन, वेव प्रॉपर्टी यानी डिफ्रैक्शन में बेंडिंग हो जाती है कॉर्नर्स पर, तो हम कब तक ये माने कि लाइट बेंड नहीं होगी, सीधे चल रही है, और कब ये माने कि उसमें बेंडिंग हो रही है यानी डिफ्रैक्शन हो रहा है, किस लिमिट तक, किस डिस्टेंस तक हम ये मान सकते हैं, उसकी चर्चा करता है हमारा ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस या फ्रेस्नेल जोन। बात करेंगे, इसी को बोलते हैं वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, यानी किस दूरी तक हम मान सकते हैं, कहां तक क्या लिमिट है कि लाइट स्ट्रेट लाइन चल रही है, और उसको मान के जो भी स्टडी करेंगे वो सही आएगी, उस बारे में बात कर रहे हैं। ये फॉर्मूला देखिए बताया जाता है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए जो पैरेलल बीम है लाइट की वो एंगुलर, ये देखिए ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एक स्लिट है, इस स्लिट से सपोज करिए डिफ्रैक्शन होता है, और एंगुलर जो स्प्रेड है इसका, डिफ्रैक्शन में क्या होगा, सीधी ना जाने से थोड़ा सा एंगल ले लेगी ये। सपोज करिए एंगुलर डिफ्रैक्शन थीटा होता है, तो इस थीटा की वैल्यू लेमडा बाई ए हम लोग मोरलेस निकाल चुके हैं। एंगुलर स्प्रेड, ये क्या है, एंगुलर स्प्रेड। और साथ में अगर हम लोग लीनियर स्प्रेड की बात करें, इसकी बात करें, जो एक्स वैक्स निकालेंगे, लीनियर स्प्रेड कितना आया, इस लीनियर स्प्रेड को अगर लिखना हो तो हम बड़े आसानी से आर्क अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले से डी लेमडा अपॉन ए लिख सकते हैं। ए आपकी स्लिट विड्थ है, ये आप पहचान ही रहे हैं, डी डिस्टेंस है इसके बीच का। तो आर्क अपॉन रेडियस से आप इसका x इक्वल टू डी लेमडा अपॉन ए भी लिख सकते हैं। अब जो डिफ्रैक्शन स्प्रेड है अगर ये कम हो, यानी थीटा और x, यानी x अगर लेस हो, इफ x इज वेरी स्मॉल, उस केस में क्या होगा, रे ऑप्टिक्स वैलिड हो जाएगी। रे ऑप्टिक्स विल बी वैलिडेटेड या वैलिड हो जाएगी, मतलब ये x हमारा कम से कम हो जाए तो हम ये मान सकते हैं सीधी रेखा में ये चल रही है। बात बड़ी सिंपल सी है और एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी भी जाती है। अब इस चीज को समझने और करने के लिए क्या किया गया, फ्रेस्नेल साहब ने क्या बताया कि x की वैल्यू, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बेसिकली एक्सपेरिमेंट में कुछ डाटा लिए, उस डाटा को मैं नहीं पोर्ट्रे कर रहा हूं, चीजें लंबी हो जाएंगी थोड़ी सी। उन्होंने ये बताया जब हम x की वैल्यू a के बराबर ले लेते हैं,
x की वैल्यू a के बराबर। उस सिचुएशन में ये जो स्लिट बहुत छोटी थी, अगर ये x ही स्प्रेड है विच इज वेरी वेरी लेस, उस सिचुएशन में x बराबर a पर हम ये मान सकते हैं कि ये हमारा रे ऑप्टिक्स की तरह वैलिडेट कर रहा है, और उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं df, यानी उस समय जो डिस्टेंस रही होगी उसको df बोल देंगे, और ये लैम्डा अपॉन a लिख देंगे, x की जगह a पुट कर दिया, यानी x को बहुत छोटा होते हुए a तक ले आए। अब यहां पर ये वैल्यू क्या हो गई, देखिए ये वैल्यू हो गई df इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन लैम्डा। और अब हम ये यहां पर कह देते हैं कि कोई भी d अगर df से छोटा है तो रे ऑप्टिक्स वैलिड है, रे ऑप्टिक्स हमारी वैलिड है कि भाई जो df निकाला है a स्क्वायर अपॉन लैम्डा, अगर इससे कम डिस्टेंस रखी जाएगी तो रे ऑप्टिक्स हमारी वैलिड रहेगी, और ज्यादा होगी तो रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं होगी। अब इससे जोन की बात कर ली जाती है, जोन कैसे d निकाल लिया इन लोगों ने, तो d इज लेस देन df, और d को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन लैम्डा, वही df की जो वैल्यू थी a स्क्वायर अपॉन लैम्डा। उस सिचुएशन से हम क्या कह सकते हैं, a डी लैम्डा यहां मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया, ग्रेटर देन अंडर रूट लैम्डा डी। ये देखिए a का, यानी a क्या, स्लिट विड्थ, तो a को हम लिख देते हैं क्या, अगर ये इससे बड़ी होनी चाहिए, नहीं af क्या हो गई, af हो गई अंडर रूट लैम्डा डी। ये देखिए अब इससे क्या देखिए कि अगर हमारा अपर्चर साइड, स्लिट की विड्थ की बात कर रहे हैं, ये विड्थ हमारी, अगर ये विड्थ हमारी a अगर बड़ी हो जाती है AF से, तो उस समय ये रे ऑप्टिक्स वैलिड है, और अगर ये अपर्चर हमारा विड्थ AF से छोटी होती है तो वैलिड नहीं है। आप जानते भी हैं, इसीलिए कॉर्नर्स हमको काफी एजी लेने पड़ते हैं डिफ्रैक्शन कराने के लिए। अगर वो एजी नहीं है, ए हमारा बड़ा है AF से, उस समय तो रे ऑप्टिक्स ट्रीट करके आप काम कर सकते हैं, रे ऑप्टिक्स मिलेगी। तो ये आपको ये किस बारे में जानकारी दे रही है, ये जानकारी दे रही है जहां जिन स्लिट पर बेंडिंग होनी है, तो अगर इस a की वैल्यू हमारी AF से बड़ी है, बड़ा कर दो स्लिट विड्थ, तो रे ऑप्टिक्स ट्रीट करो, कोई टेंशन नहीं है इससे बड़ा होने पर। इससे छोटा हो जाएगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि बड़ी एज हमारी उस ऑर्डर की होनी चाहिए जिस ऑर्डर का डिफ्रैक्शन वेव आ रही है, उस समय हमारा फिर वेव ऑप्टिक्स लगने लगेगा। तो ये जोन बता देता है AF हमारा, AF क्या है, फ्रेस्नेल जोन, इसको बता सकते हैं फ्रेस्नेल जोन कह देते हैं, और ऊपर वाला जो D था उसको फ्रेस्नेल डिस्टेंस बोल देते हैं। ये क्या है, df को हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस, तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस किस बारे में बात करता है, स्क्रीन के बारे में बात करता है। जोन हमारा स्लिट विड्थ के बारे में बात करता है। तो इस तरीके से देखिए ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है, जहां पर हमको समझ में आता है कि किस स्लिट की विड्थ कहां तक रखी जाए कि रे ऑप्टिक्स वैलिड रहे, और उससे बड़ा कर देंगे तो रे ऑप्टिक्स की जगह वेव ऑप्टिक्स चलने लगी, उससे छोटा कर देंगे तो वेव ऑप्टिक्स चलेगी, उससे बड़ा करेंगे तो रे चलता रहेगा। फ्रेस्नेल जोन की बात कर रहे हैं। इस तरीके